सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं दूसरे पार्ट के साथ जल्दी ही आपके सामने आऊँगा, तो मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार थोड़ा-सा मैंने परिवर्तन किया है अपने प्रोग्राम के प्रस्तुत करने के तरीके में। लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो मैं बंद कमरे में अकेले ही कर रहा था और उसमें पहली बार मुझे दिक्कत आई कि एक बंद कमरे में और मोबाइल को देखते हुए बोलना कितना कठिन काम है अपने आप में। जबकि आपके सामने अगर कोई श्रोता हो, कोई देखने वाला हो तो आपको उसके रिएक्शन पता चलता है। लेकिन जब आप बंद कमरे में किसी मोबाइल की तरफ देख कर के बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत कठिन काम है। तो इस बार मुझे उसकी कमी खली कि मेरे सामने कोई होना चाहिए, कम से कम उस फील्ड से जुड़े लोग होने चाहिए जिनको देख करके और मैं वो बात कर सकूँ। तो इस बार मैंने 2-4 अपने सामने स्टूडेंट्स को भी ले लिया है, जो लोग कि एक श्रोता के तौर पे मेरे सामने हैं और ताकि मुझे भी बोलने में एक आसानी रहे, बताने में चीज़ों को, मुझे इनके चेहरे का एक्सप्रेशन पता चले। साथियों, पिछली बार हमने जो बात की थी वो इंटरव्यू के एक बेसिक फिलॉसफी की बात की थी कि इंटरव्यू में चाहे आप किसी चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हों, आप चाहे यूपीएससी का दे रहे हों या फिर किसी भी चीज़ का दे रहे हों, प्राइवेट कंपनी का दे रहे हों, मैंने जो चीज़ें बताई थी वो कहीं न कहीं सबके लिए कॉमन है। जो बेसिक फिलॉसफी है, जिसको मुझे लग रहा है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बेसिक दर्शन जो है उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक वही है। इस बार के पार्ट में, जैसा कि मैंने अपने फेसबुक के अपडेट में भी लिखा था, हम ये चीज़ जानेंगे कि आप इंटरव्यू मेंस का मुख्य परीक्षा का जब परिणाम आता है, मुख्य परीक्षा का परिणाम आने के बाद से आप जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, इंटरव्यू आपको पहली बार कैसा लगता है, आप किस तरीके से इंटरव्यू को देखते हैं, क्या आपके मन में मनोभावना आती है। आपको लगता है कि बस मैं 2 स्टेप पार कर चुका हूँ, प्रीलिम्स और मेंस पार कर चुका हूँ, अब केवल एक और स्टेप है, उसके बाद से पूरी दुनिया बदलने वाली है। तो उसके क्या-क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं और फिर आप इंटरव्यू में जब जाते हैं, नया-नया जब पहली बार जाते हैं, तो कौन-कौन सी गलतियाँ एक नया अभ्यर्थी कर सकता है, एक नया जो आदमी इंटरव्यू देने जा रहा है वो कौन-कौन सी गलतियाँ कर सकता है। उन सारी गलतियों का जो मैंने खुद की है, मैंने जो बेवकूफ़ी की है और वो अपनी बेवकूफ़ियों में बताना चाहता हूँ ताकि आप उस बेवकूफ़ी से बच जाएँ। साथियों, मेंस का रिजल्ट आने पे एक अजीब-सी सिहरन हो जाती है, क्योंकि आपने ये परीक्षा इतनी कठिन है कि प्रीलिम्स और मेंस, चाहे कोई कितना भी अपने आप को ब्राइट रहा हो, कोई गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन ये एग्जामिनेशन इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें प्रीलिम्स का रिजल्ट आना एक अपने आप में एक सिहरन पैदा करता है। मेंस का रिजल्ट थोड़ा और रोमांच लेकर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोमांच लेकर आता है आपका मेंस का रिजल्ट। मेंस का रिजल्ट का मतलब ये होता है कि आपने 2 बाधाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली और केवल एक बाधा पार करते ही आप तुरंत एक सामान्य आदमी से एक बड़ी पोजीशन में आप आ जाते हैं। तो इसलिए उसका जो है तनाव भी ज़्यादा होता है, उसकी एंजाइटी भी ज़्यादा होती है। उस बेचैनी को मैं आपके सामने बताऊंगा, उसके सारे अनुभव बताएंगे और आप जल्दीबाजी में या किसी भी दबाव में आकर के आप क्या-क्या गलतियां करते हैं। जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स मुझे पल्ले नहीं पड़ा था, इसलिए मैं दूसरे अटेम्प्ट में मैंने एक इकोनॉमिक्स की क्लास कर ली थी। अश्विनी मिश्रा सर देख रहे हैं मुझे, उनको नमस्कार करते हुए बता रहा हूँ कि सर आप ही की क्लास में बैठा था मैं। तो उनकी क्लास में बैठा था और हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर संदीप तिवारी, वो अचानक से भागते हुए आए और क्लास चल रही थी और उसमें उन्होंने चिल्ला करके बाहर से कहा, बाबा रिजल्ट। तो बाबा रिजल्ट और उनके बिल्कुल पसीने पसीने उनको मैं चेहरा देखा तो मेरे कान में बाबा रिजल्ट और उनके फेस को देख के ही लग गया कि रिजल्ट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं या नेगेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। एकदम से मैं मतलब शून्य हो गया मेरा दिमाग, क्योंकि इतनी मेहनत करना और पहले अटेम्प्ट में मेंस में पास नहीं कर पाया था, तो एक सिहरन सी मन में आ गई और अचानक से मैं शून्य हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन 1 मिनट के बाद जब लगा कि ये कुछ कह रहे हैं और कोई खुशी की बात कह रहे हैं, तो फिर मुझे भरोसा नहीं हुआ और मैंने कहा, मैं तुरंत क्लास छोड़ के बाहर निकल गया। अश्विनी सर ने भी कहा कि जाइए जाइए देख लीजिए, अब खुद से भी देख लीजिए। मैं बाहर निकला और हम लोग बाहर निकल करके आए मुखर्जी नगर में, फिर हम साइबर कैफे में गए, जैसे कि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है अचानक से साइबर कैफे में। मेरा रिजल्ट। मैंने अपने रोल नंबर को 4 बार देखा
ये मुझे लग रहा है कि जो भी लोग इस बार इंटरव्यू दे रहे होंगे, और खास करके फर्स्ट टाइम जो लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे, उनको ये चीज़ मैं उसको रिलेट कर पा रहे होंगे। 4 बार अपना रिजल्ट देखा और उसके बाद से मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, और फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। मुझे लग रहा था मैं खड़ा होकर के रोड पर और आसमान की ओर देखने लगा, और मुझे लगा कि जैसे अब बिल्कुल लिखने वाले वो रिगरस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस, वो सारी चीज़ों से मैं बाहर निकल गया हूँ, और अब केवल एक बाधा पार करनी है। उसके बाद से गांव से आया हुआ लड़का, इतना स्ट्रगल करने वाला लड़का, बचपन से जिसका सपना देख देख के बड़े हुए थे, वो चीज़ अब साकार होने वाली है। एक अलग तरह की मन में वो चीज़ आ गई। एक सपना दिखने लगा अगले दिन से कि मेरा नाम न्यूज़पेपर में आ गया है कि अष्टानंद पाठक आईएएस हो गए हैं। मेरे गांव के लोगों को कैसा लगेगा, ये एक सनसनी सबके अंदर फैल जाती है। वो जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि मन में क्या चीज़ है, ऊपर से तो नॉर्मल दिखाना पड़ता है। और बिना कुछ देर लगाए रात को ही पेन पेपर लेकर के और मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए बैठ गया कि इंटरव्यू में क्या क्या करना है, कैसे मुझे अपने ऑप्शनल तैयार करने हैं, कैसे मुझे अपने हॉबीज़ लिखनी है, क्या बायोडाटा में भरना है, ये सारी चीज़ें हमने लिखना शुरू कर दिया। फिर मुखर्जी नगर में जैसा कि सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, कोचिंग के चक्कर लगने भी शुरू हो गए, कोचिंग भी देखने शुरू हो गए, और उनमें कोचिंग के विज्ञापन भी बड़ी बड़ी बातें उसे लिख दी जाती हैं कि आइए हम आपका व्यक्तित्व ये से ये कर देंगे, जैसा बना देंगे। आपको देख करके लगता है कि क्या मैं खुद से करूं या फिर अपना व्यक्तित्व परिवर्तित करने के लिए जाऊं वहां पर, मेरे में हो सकता है कुछ नया निकल के आ जाए सामने। और अगले दिन से फिर वही एक नोटबुक, एक डायरी, एक पेन लेकर के, और सारे इंटरव्यू में जा करके इंटरव्यू जो भी कोचिंग वाले लोग इंटरव्यू की क्लास चला रहे थे, वो सबके कलेक्ट करना, उनका क्या प्रोग्राम है, वो कैसे कैसे कहाँ टीचर आ रहे हैं, और कुल मिला करके इतने सारे मेरे पास बुकलेट इकट्ठा हो गए वो अलग अलग कोचिंग के। समझ में नहीं आ रहा था कि इतने लोगों को मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे इन चीज़ों को मैं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें, मैं क्या पहनूंगा, किस कलर का शर्ट होगा, किस कलर का ट्राउज़र होगा, मतलब ये इतनी सारी चीज़ें एक बार आती हैं। आप एक्चुअली कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है बस एक बार में नैया पार कर दे। हमारे कुछ जो हमारे दोस्त थे इन मामले में, लकी राम, वो बहुत मुझे प्यार करते रहे हैं। तो वो लोग कहते थे कि बाबा पढ़ाई लिखाई एक साइड में है, लेकिन सबसे जरूरी है कि थोड़ा चेहरे में चमक आनी चाहिए। अब आप जब जाएं तो चेहरे में लाइट होनी चाहिए बोर्ड के सामने। हमने कहा उसका क्या उपाय होगा? उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं हमारा एक जान पहचान का नाऊ वाला है, उससे मैं आपका जो है फेशियल मसाज कराता हूँ, और डेली। हमने कहा डेली कहाँ हो पाएगा, डेली मैं 2 घंटा मसाज कराऊंगा तो पढ़ूंगा सर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो डेली नहीं तो कम से कम 3 दिन में एक बार आपका जो है एकदम होना चाहिए कि बोर्ड बिल्कुल हक्का बक्का हो जाए आपको देख करके। मतलब चेहरे की चमक, चंपी कराइए, थोड़ा बालों में रौनक आए, थोड़ा चेहरे में रौनक आए, थोड़ा ग्रैंड दिखेंगे जैसे ऑफिसर लोग दिखते हैं। फिलहाल वो भी होने लगा। हमने जो है इंदिरा विकास में एक ढूंढ लिया किसी को जो करने को तैयार हो गया, और थोड़ा उसने रियायत भी कर दी कि भाई आप इतनी बार कराएंगे तो हम जो है आपको कुछ उसमें रियायत दे देंगे। तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। हर कोचिंग के शेड्यूल के हिसाब से क्लासेस करने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन की कोचिंग हो रही है, कहीं पर हॉबी की कोचिंग हो रही है, कहीं किसी चीज़ की कोचिंग हो रही है। हर टीचर की, हर जो कहे कि ये कर लो वो कर लो, ये सारी चीज़ें होने लगी। तो कुल मिला कर के दिनचर्या 2 दिन के अंदर ये हो गई कि, अपनी गलती बताने जा रहा हूँ, 2 दिन के अंदर मेरी दिनचर्या हो गई कि सुबह मैं नाश्ता भी नहीं कर पाता था, बैग लटका करके, और कहीं की कोई क्लास ना छूटे। पता नहीं कहाँ से कुछ छूट जाए, मेरा व्यक्तित्व अधूरा रह जाए। इस चक्कर में मैं बैग लटका करके पूरे दिन भर पानी की बोतल लेकर के, कुछ नमकीन बिस्किट का पैकेट डाल करके, और हर कोचिंग में घूमने लगा, यहाँ पर वहाँ पर सबकी बातों को सुनता था। सबकी बात, सब लोग मेरा जो है जो एनालिसिस करते थे मेरी पर्सनालिटी का, उसको भी मैं गौर से सुनता था। ये इतनी बड़ी गलती थी, ये मेरी इतनी बड़ी गलती थी कि इससे जो है मेरी लाइफ, मेरा कंफ्यूजन बढ़ता गया। मुझे जो व्यक्तित्व की परीक्षा में मुझे खुद बैठ करके वो चीज़ समझनी चाहिए थी, अपने बारे में अपने आप को सोचना चाहिए था, वो मैं लोगों पे डिपेंडेंट होता चला गया। अब उसमें बहुत सारी मजेदार भी घटनाएं होती हैं। बहुत सारे लोग आपको इंटरव्यू में ऐसे भी गाइड करते हैं जिन्होंने खुद कभी इंटरव्यू देखा ही नहीं, उन्होंने बोर्ड ही नहीं देखा है कि वो कौन सा बोर्ड होता है, कैसे क्या होता है। जेन्युइन लोगों की संख्या भी बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको दावा करेंगे कि
मैं तुम्हारा इंटरव्यू की तैयारी करा दूंगा, लेकिन एक्चुअली उन्होंने इंटरव्यू देखा नहीं होता है। उनको नहीं पता होता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू क्या होता है, यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या देखा जाता है। अब जैसे मैं कई जगह मैं मॉक देने लगा, हर जगह मॉक देने लगा कि कहीं से मुझे कुछ पता चल जाए, कहीं से कोई कुछ बता दे। अब मॉक इंटरव्यू में मैं जब गया तो जैसा कि मैंने पहले से कहा था कि मेरी हमेशा मुस्कुराने की आदत है, मैं चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। और एक जगह मैंने मॉक दिया तो पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मॉक इंटरव्यू। और जो वो टीचर थे उन्होंने बाद में मुझे बुला करके फीडबैक दिया और कहा कि पाठक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, लेकिन यार तुम मुस्कुराते बहुत, तुम लगातार मुस्कुराते हो यार, मतलब बिना भाव के हंस रहे हो। हमने कहा सर मैं हंस नहीं रहा था, मैं तो बस मुस्कुरा रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना मत हंसा करो, इतना मत मुस्कुराओ, थोड़ा कम मुस्कुराओ। अब अब जस्ट इमेजिन करिए कि मैं, अगर मेरा बेसिक नेचर हमेशा स्माइल करने का है और मुझे अगर कोई बता दे कि स्माइल को रोको, अब मेरा चेहरा क्या होगा। अब मैं स्माइल रोक रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है लेकिन मैं रोक रहा हूँ कि नहीं ये ऐसे ना हो जाए। ये मतलब दिस वाज अ डिजास्टर। और चूंकि टीचर कह रहा है, कोई कोई मेरे से सीनियर कह रहा है और वो इस बात के साथ कह रहा है कि हंस के तुम इतना हंसोगे तो तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा। तो कुल मिला करके जो है वो इतने सारे वैद्य और इतने सारे लोगों पर मैंने वो उनकी बातें सुननी समझनी शुरू कर दी कि उसके साथ साथ जो है भीषण भागदौड़, सुबह से शाम तक बैग लटका कर इस कोचिंग उस कोचिंग, यहाँ लिखना वहाँ लिखना। अच्छा मेरा टारगेट ये हो गया कि मैं इंटरव्यू इतना जबरदस्त कर दूं, इतना बढ़िया इंटरव्यू कर दूं कि मतलब बोर्ड बिल्कुल उठ करके मेरा पैर छू ले, यार यार आपके जैसा तो आदमी नहीं देखा। मैं ये बातें बिल्कुल ईमानदारी से जो मेरे मन में जो जी चीजें आई थी मैं उन सारी चीजों को आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में अगर ऐसी चीजें आए तो आप भी उसका वो चीज जान लें और उसका रिजल्ट भी समझ लें। साथियों, हर विषय पर मैंने किताबें खरीदनी शुरू कर दी, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का हर चीज, भाषा पे, ग्रामीण विकास पे। और मेरे पास एक बड़े बोरे में एक बोरा किताबें मैंने इकट्ठा कर ली कि मुझे इतनी किताबें पढ़नी है, इतनी किताबें पढ़नी है कि बिल्कुल मैं जाऊं तो स्वामी विवेकानंद भी मेरे सामने फेल हो जाए। ये बेवकूफी है मेरी। तो इतनी किताबें मैंने जुटा ली, इंटरव्यू के चक्कर दिन भर लगाना, हर जगह जा करके सबकी बातें सुनना। उसमें कोई कह रहा है मत मुस्कुराओ, कोई कह रहा है मुस्कुराओ, कोई कह रहा है ऐसे मत चलो, कोई कह रहा है वैसे मत चलो, कोई मतलब कुल मिला करके मतलब दिमाग एकदम भर गया बाहरी चीजों से और मैं कहीं न कहीं दूर चला गया। उसमें से हमारे हमारे एक परिचित है, हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि इन चीजों में तंत्र मंत्र का भी योगदान होता है। ऐसा नहीं है, तंत्र मंत्र को भी मानिए कि ये माला गंडा ताबीज ऐसे नहीं होता है। हमारे फला थे, वो गए गंडा बांधा उन्होंने हाथ में, गए इंटरव्यू में, बस चमत्कार हो गया उसी बार। उसके पहले 6 बार इंटरव्यू दे रहे थे, नहीं हुआ। अब मन में डर बैठ गया कि अब इतनी मेहनत की और खाली एक गंडा ताबीज के बिना ना बिगड़ जाए बात। अब हमने परिक्रमा करना शुरू कर दिया। अब मैं कहाँ कहाँ गया, ज्योतिषों के पास जाके मत्था टेका। उस गरीबी की हालत में 100 रुपया मैंने निकाला। उन्होंने कहा क्या बात करते हो यार, आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हो 100 रुपया। फिर मैंने कहा 200। अब आप चिरकुट मत बनिए, 5 रुपये दीजिए यहाँ। तो दे करके उसको प्रणाम किया गया। गंडा ये इसको बांध लीजिएगा, इसको बांध लीजिएगा, इसको ये पत्ता है इसको पॉकेट में रख लीजिएगा, ये इलायची इसको मुंह में रख लीजिएगा और तब जाइएगा। ये फूल जो है ये ले लीजिए और इस फूल को पॉकेट में रख करके जाइएगा। बस उसके बाद चिंता भूल गई, आप पढ़िए मत, अब बस हो गया काम। अब ये सारी चीजें की गई ये पहले इंटरव्यू में। ये हड़बड़ी है कि एक स्टूडेंट की जो गांव से आता है, जिसने बहुत स्ट्रगल किया है, जिसमें जाने कितने लोगों के सपने इन्वॉल्व हैं उसके साथ, वो जो गलतियां करता है वो कुछ भी नहीं चूकना चाहता है, कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता है जिससे कि उसका इंटरव्यू बिगड़ जाए। तो ये सारी बातें मैंने कर ली। और जब मैं रोज अपने आप को आईने में देखता था, शाम को जब मैं घर लौटता था और मैं आईने में खुद को देखता था, तो आईना मुझसे कहता था कि आपकी पर्सनालिटी बन नहीं रही है, आपकी पर्सनालिटी बिगड़ रही है, आपका चेहरा खराब हो रहा है, आप तनाव में आ गए हैं, एक पूरा किताबें हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि जो स्टूडेंट वाला जो सिंगल चारपाई होती है, उस चारपाई पे चारों तरफ इतनी किताबें आ गई थी कि मेरे सोने की जगह नहीं बचती थी। मैं उसमें बस करवट लेकर के ही एडजस्ट हो सकता था और चारों तरफ से बेड की किताबें भर गई। लेकिन चूंकि मुझे स्वामी विवेकानंद वाला परफॉर्मेंस देना था, मुझसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए थी, मुझे हर हाल में ऐसा कर देना था कि बोर्ड को नतमस्तक करना था कि भाई मान जाए कि बस आप ही सब कुछ हैं। ये सारी चीजें मैंने कर ली। मेरी बेवकूफी, जरूरत से ज्यादा बाहर जाना, जरूरत से ज्यादा लोगों की बातें सुनना,
सबकी बातों में आना और सबकी बातों को गंभीरता से लेना। मुस्कुराना मेरी ताकत है, ये मुझे बचपन से पता है, लेकिन किसी के कहने पर नहीं मुस्कुराना। मैं मुस्कुराहट को कंट्रोल करने लगा। जस्ट इमेजिन कि मेरे जैसा आदमी जिसका जिसका यूएसपी उसकी मुस्कुराहट है, वो अपनी मुस्कुराहट रोकने की कोशिश करने लगा। अब अगली बार जहां गए और वहां मुस्कुराहट रोकने की कोशिश की तो वो कहता था कि नहीं नहीं, आपका चेहरा नेचुरल नहीं है। एक जगह मॉल में गया, वहां पर सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो कमी बतानी थी। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि पाठक सब ठीक है, मतलब जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, लेकिन कहीं से थोड़ी सी वो बात नहीं निकल के आ रही। हमने कहा सर कौन सी बात? तो सर ने कहा सब ठीक है, ऐसी चिंता की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो चीज नहीं निकल के आ रही है आपके अंदर से। अब मैं बाहर बैठ करके सोचने लगा कि वो चीज जिसको मुझे खुद ही नहीं पता है वो कौन सी चीज है, वो मैं कहाँ से निकाल के लाऊं। लेकिन अब उनकी बातें गूंज रही थी, चूक तो नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट तो हर हाल में आना है, अब वो चीज कहाँ से निकालूं। लेकिन वो उन्होंने कहा कि वो चीज निकल के नहीं आ रही। ये सारी चीजें होती हैं जो आप फेस करेंगे, जो वो करेंगे। रिजल्ट इसका क्या हुआ? भीषण पढ़ाई, क्योंकि मुझे एक बोरा किताबें पढ़नी थी, मुझे सब कुछ जान लेना था, देश दुनिया समाज इतिहास भूगोल भाषा, ये मेरी बेवकूफी है। अपना हेल्थ डाउन होने लगा, क्योंकि इतनी चीजें मैंने उठा ली पढ़ने के लिए कि कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। इतना प्रेशर मेरे ऊपर आ गया कि इतनी एक बोरा किताबें मैंने रख ली है, वो पूरा होगा कि नहीं होगा। दिन रात बेचैनी, नींद नहीं आना, इवन कि मैं रात को सोते हुए उठ करके मैं बैठ जाता था डर के मारे। इंटरव्यू के एक दिन पहले तक मैं पूरी रात बैठ करके पढ़ता रहा, पूरी रात बैठकर पढ़ता रहा। क्यों? क्योंकि मैंने एक बोरा किताबें रख ली थी और वो सारी की सारी किताबें मुझे रिवाइज करनी थी। कैन यू इमेजिन? हो सकता है कि आप लोग इससे ज्यादा समझदार हो, जो लोग भी सुन रहे हो, जो लोग भी देख रहे हो, वो लोग इससे ज्यादा समझदार हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैंने कितनी बड़ी उसमें गलती की थी। और अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो उस इंसान की हालत समझिए, आंख बिल्कुल सूज गई थी, मैं पूरी नींद पूरी नहीं हुई थी, इतनी घबराहट थी, मैंने टाई कहाँ रखा है यही भूल गया, मैंने क्या पहनना था मुझे वो नहीं ध्यान में आ रहा था। जैसे तैसे मैंने तैयार हुआ और जब मैं ऑटो में अपना सामान मैंने रखना शुरू किया तो एक बड़े झोले में फिर किताब मैंने रखा। अब मेरे बड़े भाई साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि अब इंटरव्यू देने जा रहे तो किताबों का क्या करोगे? मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ चीजें हैं जो मैंने पन्ने फोल्ड करके रखा है, उसको रिवाइज करना है। ऐसा लग रहा था जैसे वही चीज जो पूछने वाला है। ये ऐसा अगर आप कर रहे हो तो अभी रुक जाइए और इसके आगे का परिणाम देख लीजिए। चेहरा उड़ा हुआ, तनाव। इंटरव्यू बोर्ड के बाहर जब आपको बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए, बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए, तो उस समय मेरे चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, मेरा टेंशन था मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 4-4 न्यूज़पेपर मैंने खरीदे, किसी न्यूज़पेपर की खबर नहीं छोड़नी है, आज सब कुछ पढ़ के बताना है। इंटरव्यू बोर्ड, अगर आप यूपीएससी की बिल्डिंग देखें तो एक गोल सी बिल्डिंग है जो मुझे बचपन से सपने में आती थी। उस इंटरव्यू बोर्ड के जब मैं सामने पहुंचा और जब मैंने खड़ा होकर के और उसके सामने बिल्डिंग को देखा, हालांकि उसके सामने से हम गुजरे थे शाहजहां मार्ग से, शाहजहां रोड से, लेकिन उस समय जब मैं खड़ा हुआ और मुझे लगा कि इसने मुझे बुलाया है, मैं अचानक से बहुत इमोशनल हो गया। मैं बिल्डिंग को देख करके इतना इमोशनल हो गया और वहां खड़े खड़े मुझे जो है अपने गांव की याद आने लगी, अपनी गाय मुझे याद आने लगी, अपना खेत खलिहान, मुझे अपनी माँ का चेहरा याद आने लगा कि मतलब कैसे उन्होंने गांव में पाल पोस करके पढ़ाया, बड़ा किया, सब तमाम चीजें। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मेरे जैसा लड़का यूपीएससी की बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा होगा और यूपीएससी आपको कह के बुलाई कि मुझे प्रसन्नता हो रही है बताने में कि आपको इनवाइट किया जाता है। आंखें नम हो गई, एक्चुअली आंखें नम हो गई, मैं बहुत इमोशनल हो गया। मुझे लगा कि इतना भी बहुत है कि मैं मेरे जैसा आदमी गांव से चल करके बिना कोई अच्छी स्कूलिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं, सारी जिंदगी जो है तनाव में और दबाव में और इन्हीं सब कमियों में ही जूझते हुए अगर मैं वहां खड़ा था। जो बिल्डिंग मेरे सपने में आती थी वो मेरे सामने दिख रही थी। घर पर मेरे सुबह से ही हवन पूजा चल रही थी। मेरे पिताजी ने मेरे से इंटरव्यू का टाइम पूछ लिया था और उन्होंने कहा कि दिन भर हवन पूजा चलेगा, तो मेरे घर पे पूजा पाठ का माहौल था। माता जी मेरी व्रत थी उस दिन, पूरे दिन उन्होंने पानी भी नहीं पिया था, वो तप कर रही थी। पिताजी ने मुझे बाहर फोन किया और कहा कि ये लीजिए पंडित जी से बात करिए, पंडित जी हमारे घर पे हैं और आज पूरे दिन पूजा होती रहेगी। उन्होंने पंडित जी से मेरी बात कराई। पंडित जी ने कहा कि बेटा सब ठीक है एकदम, बिल्कुल यहाँ हवन सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और तनाव लेने की जरूरत नहीं है, एकदम मसूरी का पैकिंग तैयार रखो।
अपना जाओ यहाँ इंटरव्यू दो, तनाव तनाव नहीं लेना है, इंटरव्यू दीजिए और जाइए फिर मसूरी के लिए अपनी पैकिंग करिए। हमने कहा नहीं नहीं अभी कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर मुझे अटेम्प्ट देना पड़ेगा। नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि क्या बात करते हो तुम लोग, मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू की तैयारी अब अगला प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा, आप जाओ आप तैयारी करो। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो गेट पे आपको मुस्कुरा करके स्वागत किया जाता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अंदर की घबराहट बढ़ती रहती है। वो मुस्कुरा के कहता है वेलकम सर, और फिर आपका वो आपके सिग्नेचर लेता है अटेंडेंस शीट पे। एक प्रोफार्मा दिया जाता है जिसमें कि यूपीएससी के बारे में आपसे सलाह मांगी जाती है कि यूपीएससी के बारे में आप क्या सलाह दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, कैसा है यूपीएससी का पैटर्न। मतलब सच कह रहा हूँ, मेरे मन में ये यूपीएससी को सलाह जब देने की बात आई तो मेरे मन किया कि मैंने कुछ लिख दूं कि कुछ ऐसा प्रोविजन आप करिए जिससे बच्चों के मन में आपका टेरर कम हो सके। आप लोग खुद कुछ ऐसी कोशिश करिए जिससे, मतलब अब मुझसे लिखवा रहे हो, मैं तो यही कहूँगा मुझे एग्जेप्ट कर दो, मुझे ऐसे ही सेलेक्ट कर लो। मतलब वो भय होता है और बहुत तनाव होता है। आप जब उसके अंदर जाते हैं तो बिल्कुल एक गोल सी बिल्डिंग होती है, बहुत ही सुसज्जित। मैंने तो खैर ऐसी बिल्डिंग आज तक कभी देखी नहीं थी। सोफे लगे रहते हैं चारों तरफ, जो है ठंडा इन्वायरमेंट होता है। मार्च अप्रैल में गर्मी होती है, लेकिन वहां जाकर आप बिल्कुल चिल्ड फील करेंगे। लेकिन उस चिल्ड में भी फील होने के बावजूद भी आपको पसीना होगा, इसको नोट कर लें। आपको बार बार अपना पसीना पोंछना पड़ेगा। वहां पर चाय पानी की सुविधा होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया होता है, साफ सुथरे सुगंधित वहां पर आसपास वॉशरूम्स होते हैं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया होता है। वॉशरूम्स इसलिए क्योंकि आप बार बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, आपको लगेगा कि कहीं इंटरव्यू के बीच में मुझे जरूरत ना पड़ जाए। मैं ये सारी चीजें बिल्कुल रॉय बता रहा हूँ जो मेरे मन में चल रही थी। 6 लोगों का अंदर जो है उस राउंड टेबल में 6 लोगों का सोफा लगा होता है, जहाँ पर एक साइड में 6 लोग एक साथ बैठाए जाते हैं। एक्चुअली आपके एक इंटरव्यू बोर्ड में एक बार में जो 6 लोग जाने होते हैं उस दिन, उन 6 लोगों को एक साथ बिठाया जाता है। तो लेकिन वो बेचैनी का कोई इलाज नहीं है। फिर वहां पर जो यूपीएससी का स्टाफ है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करता है, आपके हाई स्कूल से लेकर के सारे सर्टिफिकेट जो आपने मास्टर्स की डिग्री दिखाई है उन सबके वो अपने साथ अपनी फोटोकॉपी, सबकी एक फोटोकॉपी जरूर लेकर जाएं, उसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर आपको पैनल की प्रतीक्षा करती है कि आपको कब बताया जाएगा कि आपका पैनल कौन सा है। और फिर अचानक से एक आदमी आता है आपके पास मुस्कुराते हुए और आपको कहता है कि फला सर का बोर्ड है, और उसके बाद आप बिल्कुल सन्न हो जाते हैं। बता देता है कि बोर्ड है और आपका पहला नंबर, आपका दूसरा नंबर, आपका तीसरा नंबर। मेरा इंटरव्यू 12 अप्रैल, पहला इंटरव्यू मेरा जो है 12 अप्रैल 2010 को था, सोमवार का दिन था और सेकेंड हाफ में था। सेकेंड हाफ में हम 6 लोग जो थे उसमें मेरा लास्ट इंटरव्यू था, मतलब वो 6 लोगों में मैं 6ठे नंबर पे था। इंटरव्यू बोर्ड के उस जगह बैठ करके भी मैं 5 किताबें लेकर गया था और उसको तब भी मैं पलट रहा था, मैं बुक्स पलट रहा था। कैन यू इमेजिन कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी में वहां भी, जहां पर मुझे जा करके शांत हो जाना चाहिए, जहां पर जा करके मुझे आराम से अपने आप को कूल करना चाहिए, वहां जाकर के भी मैं किताबें पलट रहा था। इवन कि मेरे साथ के जो लोग बैठे थे मैं उनसे इंटरेक्ट भी नहीं कर रहा था, मैं उनसे भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा टाइम खराब हो जाएगा, इतनी किताबें पढ़नी है अभी और उसी की थोड़ी देर बाद मुझे बोर्ड के सामने जाना है। खैर एक लोग जाना शुरू हो गए और अंदर की धड़कन बढ़ती गई। फिलहाल मैं लास्ट था, इसलिए मुझे बहुत बेचैनी झेलनी पड़ी, क्योंकि जो पहले गया वो तो निपट के बाहर चला गया और मैं लास्ट था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी को झेलना पड़ा, बहुत तनाव मुझे झेलना पड़ा। इतनी उथल पुथल में मैं रहा। कम से कम 15 बार मैं वॉशरूम गया, 5-10 बार मैंने पानी पिया, 5-10 बार मैंने चाय पिया। जब एक अभ्यर्थी जब इंटरव्यू दे रहा होता है, आपके जस्ट पहले वाला कैंडिडेट जब इंटरव्यू दे रहा होता है, तो आपको उसमें बुला लिया जाता है और आप उसमें उसके बाहर इंटरव्यू बोर्ड के बाहर जो चेयर लगी रहती है, आप वहां बैठ करके आप उसका इंतजार करते हैं अपने नंबर का। साथियों मैं वहां जब गया तो भी मेरे हाथ में 2 किताबें थी और मैं वहां वेट करने के समय भी 2 किताबें पलट रहा था क्योंकि छूट रहा था। भारत की भाषा की समस्या, भारत में बहुजातीयता की समस्या, बहुसंस्कृतिवाद की रक्षा कैसे हो, मैं इस पे भी चैप्टर उस पर भी पलट रहा था कि कहीं यही पूछ दिया तो मैं भी रिवाइज कर लूँ। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गलती है। और अचानक से जब वो मेरे पहले का स्टूडेंट बाहर निकला, उसके 5 मिनट के बाद से मुझे बुलाया गया कि आप अंदर जा सकते हैं। जो लड़का पूरे महीने भर तनाव में रहा, जो पूरे 1 महीने ठीक से सोया नहीं, जिसने इतना तनाव लिया, इतना टेंशन लिया, जो इंटरव्यू बोर्ड में अंदर जाने के पहले तक किताबें पलट रहा था, आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान को फेस करते हुए क्या मेरा नेचुरल चेहरा बचेगा उस समय तक? क्या मैं अपने नॉर्मल फेज में रहूंगा? बिल्कुल नहीं रहूंगा।
और इसका रिजल्ट क्या हुआ, मेरा जो है ई बाला गुरुस्वामी, जिनको EBG शॉर्टकट में बोलते थे, ई बाला गुरुस्वामी, कंप्यूटर्स में इनकी काफ़ी किताबें चलती हैं और काफ़ी कंप्यूटर के मामले में नॉलेजेबल हैं ये। इन्हीं का बोर्ड था, तमिलनाडु के हैं, इंग्लिश मीडियम का बोर्ड एक तरह से कहा जाए, क्योंकि वो तमिलनाडु वाले हैं। और जब मैं अंदर गया तो उस घबराहट में मैं विश करना भूल गया। मतलब ब्लंडर, आप किसी के सामने अंदर जाते हैं और आप पहले जा करके गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो आप सबको विश करते हैं। मैं इतनी घबराहट में था क्योंकि मैं जो पन्ने पलट रहा था वो मैं रिवाइज नहीं कर पाया था, तो उसको किताबों को वहीं छोड़ करके मैं अंदर गया और मैं भूल गया कि मैंने विश किया कि नहीं किया। ऐसा ही होगा अगर आप घबराते हैं, अगर आप तनाव में रहते हैं, तो ये ब्लंडर आपसे हो सकता है कि आप इंटरव्यू बोर्ड को हो सकता है विश करना ही भूल जाए। मैं इंटरव्यू बोर्ड को विश करना भूल गया और बाला गुरुस्वामी जी बिल्कुल APJ अब्दुल कलाम की तरह, स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम की तरह उनकी हेयर स्टाइल है और उन्हीं के वो काफ़ी भक्त भी माने जाते हैं। उन्होंने घुसते ही अंदर जो है मेरा बोला कि आइए बैठिए, तो मैं बैठा और मैं थैंक्स बोला। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम जो है आस्तानंदा पता। साथियों, मुझे जिंदगी में पहली बार ये महसूस हुआ कि मेरा नाम अस्तानंद पता भी हो सकता है, क्योंकि वो साउथ के थे और मैंने कहा नहीं सर, अस्तानंद पाठक। मैंने कहा हाँ वही बात। तो मैं अब समझ गया कि ये इंग्लिश मीडियम बोर्ड है और अपना बेड़ा गर्क हो गया। उस समय तक मैं अंग्रेजी सिर्फ इतनी जानता था कि व्हाट इज योर नेम एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम, इतनी मैं अंग्रेजी बता सकता था। इसके आगे अगर कोई पूछ दे वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर एम्बिशंस इन लाइफ, तो मैं नहीं बता सकता था। फिर मुझे पता ही नहीं चलता था कि पूछ क्या रहा है। हिंदी मीडियम के बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्थिति होती है। तो ये दुर्भाग्य है, एक अलग इशू है जिसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी भी हमारे देश में हमारी स्थिति ये है कि भाषा के स्तर पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो सर्वोच्च सेवा है वहाँ भाषा के स्तर पर आपको कठिनाई आएगी। अगर आप गरीब हैं, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका कई जगह आपको, मतलब आपकी बैकग्राउंड पे अफसोस होगा कि मैं क्यों नहीं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्यों नहीं मैं इनसे बात कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके सामने आनी ही आनी। तो जब मुझे समझ में आ गया कि ये अंग्रेजी का बोर्ड है, तो मैं काफ़ी होपलेस हो गया। उसके बाद से उन्होंने फिर मुझसे अंग्रेजी में ही सवाल पूछना शुरू किया, इंग्लिश में सवाल पूछना शुरू किया, और मैं पूरी तरह तनाव के चरम पे आ गया क्योंकि मुझे उनकी बात नहीं समझ में आ रही। मेरे साथ इंटरव्यू में क्या पूछा गया, क्या कहा गया, मैं कैसे घुसा, मैंने वो सारी चीज़ें घर लौटने के बाद से मैंने सारी चीज़ें पेपर में लिख लिया था। क्या मुझसे पूछा गया, जैसे कि उन्होंने पूछा अस्तानंदा पता, फिर मैंने उनको करेक्ट किया कि नहीं अस्तानंद पाठक। उन्होंने बोला क्या नाम हुआ, इसका मतलब बताओ, नाम का क्या मतलब हुआ। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में जवाब दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजी कितना जानता है। हमने कहा कि सर अंग्रेजी नहीं बहुत जानता हूँ, मैं पूरी थ्रू आउट हिंदी मीडियम का हूँ और अंग्रेजी तो मेरे लिए बहुत टफ है, मतलब फंक्शनल भी नहीं जानता हूँ। तो बोला तुम जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री किया है तो फिर हिंदी में कैसे कर लिया। हमने कहा सर हिंदी मीडियम की किताबें पढ़कर, हिंदी मीडियम की किताबें अवेलेबल हैं हमारे साइड में उसमें, इसलिए मैंने कर दिया। तो उन्होंने फिर पूछा कि इंग्लिश बुक कभी रेफ़र भी नहीं किया। हमने कहा सर रेफ़र करने की कोशिश किया, लेकिन वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम से समय ज़्यादा खराब होता था, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम की ही किताबों को यूज़ किया है। उन्होंने पूछा इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमने कहा कि हाँ सर। तो बोले कंप्यूटर का कितना ज्ञान है। मुझे कोई ज्ञान नहीं था कंप्यूटर का। मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस इंटरनेट खोल लूँगा, गूगल सर्च कर लूँगा। उन्होंने पूछा कि असिस्टेंट टीचर हो, क्या होता है असिस्टेंट टीचर होता है। हमने कहा कि सर मैंने असिस्टेंट टीचर समझाया। उन्होंने कहा पढ़ाना कैसे लगता है। उन्होंने कहा सैटिस्फाइंग। मुझसे उन्होंने पूछा परमानेंट हो या टेम्परेरी हो या परमानेंट। मैंने कहा सर परमानेंट। उन्होंने कहा सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी मैंने बताया उसमें 6 पे कमीशन का, 6 पे कमीशन का जो मिलता था। उन्होंने कहा तुमको इतना सैलरी मिलता है। हमने कहा हाँ सर, अब तो 6 पे कमीशन वाला सैलरी अच्छी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सैलरी मिलता है तुमको, तुम फिर तो गाँव में रहो, खाओ पियो मौज करो, मस्त नौकरी है। मैंने कहा हाँ सर, लेकिन पिछले 2 साल से मैं हमेशा से तैयारी करने का सोचता था, तो इसलिए मेरा सपना वही है। फिर कुछ और बातें हुई। नंबर 2 ने मेरे से पूछा कि आपने एमएड दिखाया है, आपने दिखाया कि आपने एमएड किया, बीएड क्यों नहीं दिखाया। मैंने कहा मैं बीएड करने के बाद ही एमएड किया था, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा अलग से।
फिर उन्होंने मेरे पूछा कि इतना अच्छा एकेडमिक्स है, तुमने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तुम तो अच्छे स्कॉलर लग रहे हो, तो फिर यहाँ पर आपको नहीं लगता कि आप वहाँ बेहतर हैं? मैंने कहा सर मैंने बताया सर मैं हमेशा से यूपीएससी का सपना देखता था। मेरे मुंह से निकला मैं यूपीएससी का सपना देखता था। फिर मैंने चेयरमैन हंसे और बाला गुरुस्वामी ने कहा कि इसको यूपीएससी को खत्म कर देना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए। मैंने तुरंत मुझे गलती समझ में आई और मैंने कहा कि नहीं सर, मैं सिविल सर्विस से हमेशा जुड़ना चाहता था। मैंने यूपीएससी से जुड़ना बोल दिया था। फिर मैंने अपने आप को करेक्ट किया कि सर मैं सिविल सर्विस से जुड़ना चाहता था। एक मेंबर ने टोका कि आप क्या कर लोगे इतनी डिग्री यहाँ लेकर के, मान लो आईएफएस बन गए। मैंने कहा सर मैं टीचर हूँ तो मैं कन्विंस करता हूँ बच्चों को। एक टीचर में एक जो क्वालिटी होती है कि कन्विंस करता है अपने स्टूडेंट को, वो जो समझाना चाहता है वो समझा लेता है। और मुझे लगता है सर ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी चीज़ हो उसमें आप कन्विंस ही करते हैं, तो मुझे लग रहा है मेरी टीचिंग की कन्विंसिंग पावर वहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। लेकिन कुल मिला करके उन्होंने कहा कि ये तो तुम आईएएस बन के कर सकते हो, केवल आईपीएस बनोगे तो केवल डंडा चलाओगे, लोगों को डंडा मारोगे और इनकम टैक्स में चले जाओगे, कस्टम्स में चले जाओगे तो क्या करोगे, यही तुमने भरा होगा इस सीरीज में। हमने कहा सर वही भरा है। तो बोले क्या कर लोगे? हमने कहा सर मैं इनकम टैक्स में भी अगर जाता हूँ और मैं अगर वसूलता हूँ, टैक्स में वसूली अगर अच्छे से कर रहा हूँ तो वो देश के ही सेवा में जाएगा, देश के लिए काम आएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब तो तुम सारी सर्विसेज के बारे में फिर जानते नहीं हो, वहाँ पर जाने के बाद स्थिति ऐसी नहीं होती है, तुम तो बस चाहते हो कि सरकारी मशीनरी और सरकारी पावर से जुड़ जाओ। मतलब मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, हालांकि मैं कैसे जवाब दे रहा था मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं 2 मिनट पहले तक अभी मैं किताबें पलट रहा था। मैंने एक बेवकूफ़ी की थी। उसके बाद से उन्होंने पूछा आप गज़ल गाते हैं? मेरी हॉबीज़ में गज़ल गाना था, पढ़ाना था, लोगों को मोटिवेट करना भी मैंने अपनी हॉबी में लिखा था, योगा, ध्यान, एक्सरसाइज ये सब मैंने लिखा था। उन्होंने पूछा कौन सी गज़ल गाते हो, कौन सी राग रागिनी? मैंने कहा सर अभी राग रागिनी में नहीं गा पाता हूँ, मैं बस बेसिक चीज़ें सीखता हूँ। अभी मैंने जगजीत सिंह का एक लाइव प्रोग्राम देखा था तो फिर से मुझे गाने का शौक हो गया। उन्होंने फिर बेगम अख्तर के बारे में पूछा वो क्या गाती हैं? हमने कहा कि सर ठुमरी गाती हैं। तो उन्होंने कहा ख्याल भी गाती हैं। हमने कहा सर ख्याल भी गाती हैं। फिर कुछ शिक्षा शास्त्र से संबंधित कोई चीज़ें पूछी गई, नेचर नर्चर में कौन सा बेटर है, पोषण में और जो जन्मजात चीज़ें होती है उसमें क्या अच्छा मानते हैं आप? उससे थोड़ी बहुत बातें, मैं बहुत सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया, किसान विकास केंद्र क्या है इसके बारे में पूछा गया। इतनी सारी चीज़ों के बावजूद कृषि का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है ये पूछा गया। एक बहुत छोटा सा चीज़ पूछा गया कि भारत अभी किसी एक छोटे से देश से एग्रीकल्चर में कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है। तो सिंचाई प्रणाली के बारे में हम इजराइल से कुछ सीख रहे थे, लेकिन उस समय मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं दे पाया। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये प्लीज़ इसको फिर से सुन लें कि इतने छोटे क्वेश्चन का जवाब मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मेरा दिमाग जो है इतना ऑक्यूपाइड था, मेरा दिमाग इतना भरा हुआ था चीज़ों से और मैं इतना ज़्यादा वो थका हुआ था कि मैं वो छोटी सी चीज़ नहीं बता पाया। इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन ने मुझे कहा कि तुम्हें इतनी छोटी चीज़ नहीं पता है, मतलब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई बात के लिए। खैर कृषि पर बात हुई और नरेगा के बारे में पूछा गया, मनरेगा के बारे में पूछा गया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया मेरे से। फिर उन्होंने मुझे एक बाला गुरुस्वामी जी का एक तरीका था कि वो आपको लास्ट में एक कार्ड देते थे पढ़ने के लिए, उसमें अंग्रेजी का कुछ कोट लिखा रहता था। अंग्रेजी का कोट उन्होंने मुझे दिया, उस पर लिखा था द प्रोविंस ऑफ नॉलेज इज टू स्पीक एंड द प्रोविंस ऑफ विजडम इज टू लिसन। साथियों आज मैं इस चीज का मतलब समझता हूँ, लेकिन जो लड़का प्योरली पूरी जिंदगी हिंदी मीडियम में पढ़ा है वो इसका मतलब नहीं बता सकता। अगर मेरी कोई बात प्योरली हिंदी मीडियम का लड़का सुन रहा हो तो वो इस चीज का अर्थ नहीं समझ पाया होगा। वो चीज मेरे सामने रखी होगी, उन्होंने कहा जोर जोर से पढ़ो, मैंने जोर जोर से पढ़ा। बोले इसका मतलब समझाओ, तुम तो टीचर हो। अगर ये चीज हिंदी में लिखी होती, अगर ये चीज शायद संस्कृत में लिखी होती उस समय तक तो मैं बता सकता था, लेकिन मुझे ये चीज साथियों बिल्कुल पल्ले में नहीं पड़ी क्योंकि ये अंग्रेजी थी। सारे मेंबर्स ने मुझे अजीब तरीके से देखा और कहा कि तुम टीचर हो, कैसे पढ़ाते हो, तुमको तो यही नहीं पता है। और मुझे वाकई लगा कि मैं क्यों नहीं अंग्रेजी जानता हूँ, मैं क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ पाया, मैं क्यों नहीं अंग्रेजी में इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको शायद आगे जाकर के इसको सॉल्व करने की कोई कोशिश करनी चाहिए कि या तो देश में ऐसी व्यवस्था हो कि हर बच्चा इंग्लिश शुरुआत से ही पढ़ रहा हो, हर आदमी इंग्लिश पढ़ रहा हो, उसको अंग्रेजी पढ़ाई जाए। लेकिन अगर आपके देश में एक बच्चा बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता है, एक लड़का गांव के किसी टूटे फूटे मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ता है
और वहीं एक बच्चा किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, तो उन दोनों का, इन तीनों का ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं होना चाहिए। कम से कम किसी एग्जामिनेशन के एंट्री लेवल पे आप उम्मीद मत करिए कि वो लड़का अंग्रेजी क्यों नहीं समझ रहा है। लेकिन ये समस्या मुझे लग रहा है कि समय की बात है, और जब भारत आजाद हो जाएगा, आई रिपीट कि जब भारत आजाद हो जाएगा सबके लिए, फॉर ऑल, जिसमें कोई भी भाषाई दलित नहीं होगा। भाषाई दलित भी मुझे तब फील हुआ कि भाषाई दलित भी हो सकता है कोई, जिसमें कि मैं था, क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं समझ पाया था। मुझे जो गिल्ट फील हुई थी, मैं उसको आपको बता रहा हूं, मैं नहीं बता पाया। बाला गुरुस्वामी जी का एक तरीका ये भी था कि वो लास्ट में कहते थे कि तुम मेरे से कोई सवाल पूछो, तुम मेरे से भी कुछ पूछ लो, मेरे से कोई सवाल पूछो। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि मैं सब चाहते हुए पूछा कि मैं आपसे पूछूं सर? उन्होंने कहा हाँ हाँ पूछो पूछो। तो मैंने उनसे कहा कि सर, आज देश में भारत और इंडिया की खाई बनी हुई है, आज जो है हमारे देश में तमाम योजनाएं चल रही हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, फिर भी जो है फिर भी इतना पैसा खर्च होता है, फिर भी किसानों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, और भारत और हिंदुस्तान की खाई, इंडिया और भारत की खाई बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी में कोई कमी, उन्होंने उसका जवाब दिया, मुझे समझाया। और लास्ट में जो लोग उस समय के होंगे, जो बाला गुरुस्वामी जी को जानते होंगे, कि लास्ट में जब आप निकलने लगते थे तो वो आपको एक टॉफी देते थे, उसको सबको, एक कैंडिडेट को एक टॉफी देते थे, लो टॉफी लो। बाहर ये प्रचलित था कि जिसको टॉफी देते हैं वो उससे खुश नहीं है, फिर उसको टॉफी देते थे। मुझे भी टॉफी दी गई, और मुझे पहले से बताया गया था कि अगर बाई द वे आपको टॉफी दे तो थोड़ा समझिएगा खतरा है। मुझे नहीं पता इसकी कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरा तो इंटरव्यू पहले खराब गया मेरी समझ से, और उसके बाद से फिर मुझे टॉफी पकड़ाई गई। ये मैंने वही टॉफी होल्ड की है जो मुझे 12 अप्रैल 2010 को पकड़ाई गई टॉफी। मैं जब बाहर निकला इसके साथ, तो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मेरे से कहा किसका बोर्ड था? मैंने कहा बाला गुरुस्वामी का। तो कह रही यार, फिर तो अंग्रेजी वाला बोर्ड होगा। हमने कहा हाँ सर, बहुत मुश्किल आई है मुझे, मतलब हिंदी में होता तो मैं फोड़ देता, लेकिन अंग्रेजी में ना मेरी बात वो समझ पाया ना मैं उनकी बात समझ पाया। तो उन्होंने उसके बाद छोड़ो सब छोड़ो, पहले बताओ तुमको टॉफी तो नहीं दी? हमने कहा सर टॉफी मिली है। फिर वो ऐसे सर पे पकड़ के बैठ गए, बोले तब तो मामला गड़बड़ हो गया। ये वही टॉफी है साथियों। इस टॉफी से जब जुड़ी हुई ये चीज बताई गई, ये टॉफी को आज रखे हुए मुझे 7 साल हो गए हैं। ये गिर चुका है पूरी तरह से, लेकिन मैंने इसको रखा क्योंकि ये मेरी असफलता की पहली निशानी थी कि मुझे पूरी इंटरव्यू के बाद से टॉफी मिली। पहला इंटरव्यू का मैं सार तक तो आपसे बताऊं कि मेरी बेवकूफ़ी, दुनिया भर की भाग दौड़ करना, दुनिया भर की इंटरव्यू कोचिंग के चक्कर लगाना, सबकी बातें सुनना, सबकी सलाह को फॉलो करने की कोशिश करना, और उस चक्कर में अपनी मूलभूत चीज़ों को गंवा देना, उसके चक्कर में अपनी उस सारी ताकत को भूल जाना कि मेरे अंदर क्या पावर थी जिसको मुझे इमर्ज करना चाहिए था, उन सारी चीज़ों को भूल जाना। और फिर वहां जाने के बाद से जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आई, जो इस देश की समस्या है, जो असमानता है, भाषाई असमानता को मैंने झेला जिस चीज को। अगर वही इंटरव्यू हिंदी में होता तो मैं वैसे ही बोलता जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं अंग्रेजी में भी कंफर्टेबल हूँ। मैं जो बातें आज आपसे हिंदी में प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये सेम बातें आई कैन टेल ऑल एंड एवरी डिटेल इन इंग्लिश ऑल्सो, बट दैट टाइम आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड दैट्स व्हाई माय इंटरव्यू वाज ruined एंड आई फाउंड दिस। मतलब पहले इंटरव्यू को अगर मैं कहूँ तो वो 1942 का एक गाना है शायद, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, क्या कहना है क्या सुनना है, क्योंकि ना मेरी बात वो समझे ना उनकी बात मैं समझ। ऐसा ही मेरा पहला इंटरव्यू हुआ। मैं जब बाहर निकला तो मुझे लगा कि शायद चीज़ें खराब हो गई हैं। खैर उसके बाद जो है उसके बाद इंटरव्यू के बाद से और रिजल्ट आने के बीच का टाइम तो खैर जिंदगी का सबसे कठिन समय होता है, जिंदगी का सबसे टफ टाइम होता है। जब और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जब रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है यूपीएससी आईएएस का, और उसके 1 हफ्ते बाद आपका प्रीलिम्स होता था। 6 मई को रिजल्ट आता था, 20 मई को वो होता था। मतलब अगर आपको कोई चोट लगी तो आपको संभालने का भी मौका नहीं है। साथियों, मैंने पहले वाले इंटरव्यू में कहा था कि आपकी मानसिक मजबूती बहुत जरूरी है, अपने आप को स्ट्रांग रखना, और ये आपको जिंदगी में हर कदम पे काम आएगी। इसीलिए आप मेंटल मजबूती को अभी से रखें। खैर 6 मई 2010 को रिजल्ट आया। मैं सोया हुआ था और रिजल्ट मुझे भैया ने देख करके रिजल्ट बताया और कहा कि कहीं लिस्ट में नाम नहीं है। मैं हंसते बता रहा हूं, लेकिन उस समय सुन करके मुझे लगा कि नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं, मेरे जैसा आदमी जितना इतना स्ट्रगल करके इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत की, इतना जिसने झेला है, इतनी मेहनत की है, 2 बोरा किताबें पढ़ डाला, इतना भाग दौड़ किया, और उसके बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन वो पूरे रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल कर लाए थे, मैंने 5 बार देख डाला, मेरा नहीं था। अंदर एक जैसे शीशा जैसा कुछ टूट करके बिखर गया। मेंटल शॉक की स्थिति उसको कहते हैं, जो जिस स्थिति में मैं था उसको मेंटल शॉक की स्थिति कहते हैं। मुझे सुनाई देना बंद हो गया। उसके बाद भैया मुझे समझा रहे थे, कुछ कुछ कह रहे थे कि नहीं ठीक है, तुमने इतनी मेहनत की है, चलो अगली बार। मुझे लगा अगली बार क्या यार, अगली बार 1 साल बाद आएगा, 2011 में अगली बार आएगा, इतना आसान थोड़ी है अगली बार। तो मतलब मुझे सुनाई देना बंद हो गया। मैंने अपना केवल अपने पॉकेट में कुछ पैसे रखे, मैं घर से बाहर निकला, लोगों के फोन आते रहे, सबको लगा कि मेरा इंटरव्यू, मेरा कुछ हो गया है, और कुछ लोग जो सुन करके बहुत दुखी हुए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आपकी जिंदगी में बहुतेरे लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो एक्चुअली आपको फोन करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा हुआ, लेकिन वो पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा हो तो नहीं गया, वो घबराहट में होते हैं। तो खैर, मतलब उसमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा किसी के कि चलो ठीक है, लगा था कि कुछ करेगा लेकिन गड़बड़ हो गया। सबसे पहले साथियों, मैं निकल के गया और मैं एक सैलून में गया। सैलून में जाकर के, सैलून खाली था, मैं सैलून में बैठा। उसने पूछा क्या करना है, मैंने कहा पूरा गंजा कर दो। मैंने पूरे सर को अपने बाल उतरवा लिए। मैंने क्यों किया मुझे नहीं पता, मुझे सर पे अपने बाल भी भारी लग रहे थे, मैंने उसको बाल अपने उतरवाए। और उसके बाद से कमला नगर के आगे एक जो भारत नगर का मोड़ है, वहां पर एक मंदिर है। वहां जाकर के मंदिर, जहाँ काली माँ का मंदिर है, वहां पर अक्सर मैं जाया करता था। वहां मैं गया और वहां मैं स्टैच्यू का पैर पकड़ करके मैं रोने लगा। वहां पर मैं स्टैच्यू का पैर पकड़ करके रोने लगा कि इतनी ज्यादा मैंने प्रार्थना की थी, सब कुछ किया था, लेकिन मेरा रिजल्ट खराब हो गया। उसी के जस्ट बगल में एक जंगल है। अप्रैल का महीना था, धूल उड़ रही थी, और उसमें बंदर बैठे थे उस पूरे जंगल में। पूरा दोपहर में पूरा जंगल खाली था और केवल बंदर बैठे थे और धूल उड़ रही थी। मैं वहां जा करके बैठा और बैठा रहा। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैंने फोन घर पे छोड़ दिया था, एकदम भावशून्यता की स्थिति। मेरा एक दोस्त था, एक मेरा बंगाली फ्रेंड था, ऋषि जैन, जो मेरे साथ तैयारी करता था। वो ऋषि जैन ने घर पे मेरे भाई को फोन किया, तो भाई ने कहा कि वो वहीं गया होगा। थोड़ी देर में ही ऋषि जैन मेरे पास आ गए जंगल में। पूरे दिन भर ऋषि जैन ने केवल मुझे गले लगा लिया और उसकी आंखों में पानी आ गया। ऋषि जैन स्टार्टेड क्राइंग, और मैंने उसको समझाना शुरू किया कि चलो कोई बात नहीं। उसने पूरे उस इंटरव्यू के दौरान, चाहे पूरे उसके दौरान, पूरी तैयारी के दौरान, वो आदमी बिल्कुल, उसको लगता था कि इसका सिलेक्शन होगा। पूरे दिन भर उस जंगल में मैं और ऋषि जैन बैठे रहे, धूल उड़ती रही, बंदर थे वहां पर केवल, हम लोग बिना खाए पिए बैठे रहे, और ऋषि जैन मेरे साथ चुपचाप बैठा रहा। जिंदगी में ऐसे आपके पास एक आध लोग भी होने चाहिए जो आपके साथ तब समय देते हों जब आप सबसे ज्यादा निराश हों, सबसे ज्यादा टूटे हुए हों। मुझे लग रहा है कि ऋषि जैन सुन भी रहे होंगे। क्यों तुम ही আমাকে भाई सुनते कि ना ऋषिता? कुछ मेरे बंगाली सिखाई थी। आई एम वेरी थैंकफुल व्हाट यू डिड फॉर मी। আমি আপনারা समर्थनेर जामे अपनाई कर जन, तुमने सिखाया था मुझे। आई एम सो थैंकफुल फॉर व्हाट यू डिड। एनीवे, अनेक धन्यवाद। रात को हम लोग वापस लौटे और कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अगले दिन सुबह उठे और मुझे बस इतना लगा कि अब मेरे पास ऑप्शन क्या है। 6 को रिजल्ट आया, 20 को अगला प्रीलिम्स था। अगले दिन से मैं फिर तैयारी में मैं लग गया और मैंने अपनी टेबल के सामने ये चीज लिख करके लगाई। मैंने इसके सामने, अपनी टेबल के सामने मैंने ये चीज लिख के लगाई। इस पे लिखा हुआ है, यदि पराजय ही मिली है युद्ध के मैदान में तो क्या हुआ, लुट नहीं पाया अभी सर्वस्व, अभी भी शेष है अदम्य इच्छा शक्ति और उत्साह, जिसका समर्पण या नमन कभी नहीं कभी संभव नहीं। अष्टानंद पाठक, 8 मई 2016, शनिवार, 11 बजे रात को ये चीज लिखी गई।
खैर, अगले दिन से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। साथियों, ज्यादा समय हो गया है क्या? साथियों, अगले दिन से जो मैंने अटेम्प्ट देना, जो पढ़ना मैंने शुरू किया, एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन आ गया, जिससे जो आप लोगों को भी अगर ले आए तो ज्यादा सही है, पूरा इस एग्जामिनेशन को देखने का नजरिया बदल चुका था। मैं पहली बार में जितना मैं उतारू था, जितना मैं तनाव में रहता था, जितना ज्यादा मैं परेशान रहता था, मैंने अपने दिमाग को सबसे पहले शांत कर लिया। यूपीएससी के अगर आप तैयारी करते हैं तो रिजल्ट अगर आ जाए तो और अच्छी बात है। रिजल्ट अगर बाई द वे किसी कारण नहीं आता है रिजल्ट, तो एक बात जानिए कि आर्ट ऑफ लिविंग 2 लोग सिखाते हैं, एक श्री रविशंकर सिखाते हैं और दूसरा आर्ट ऑफ लिविंग यूपीएससी सिखाती है। श्री रविशंकर हो सकता है प्यार से आपको उपदेश देकर सिखाते हैं, और यूपीएससी पटक पटक के मार के तोड़ के आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। आपके अंदर जितना आकर है, मेरा कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो आपको तोड़ करके आपको कह देगी तुम कुछ नहीं हो, नए सिरे से अपने आपको समझना शुरू करो। तो आर्ट ऑफ लिविंग की मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई, और अगले अटेम्प्ट में मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके पढ़ाई मैंने शुरू कर दी। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी से पूछा गया कि इतने बड़े बड़े काम कि तुम जाते हो, बंदर हो, और तुम पहाड़ उखाड़ लाते हो, तुम जा करके तुम जो है लंका लांग जाते हो, तुम वहां से किसको उठा लाते हो, ये कैसे कर पाते हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं इसलिए कर लाता हूं, इसलिए सारे काम कर पाता हूं कि ये सारे काम मैं राम का काज समझ के करता हूं। दिस इज नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है, ये राम का काम है। ये लाइन मुझे किसी ने समझाई कि अगली बार दो, लेकिन ईगो पर लेकर के अपने पर्सनल ईगो से तैयारी ना करो। अब ये तुम्हारा राम का काज हो गया, राम काज करी देखो आतुर। मैंने अपनी जहां मैं बैठता था उसके सामने मैंने दीवार पर लगाया, राम काज करी देखो आतुर, बड़े इसमें। ये एक भगवान को इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, और ये बहुत बड़ा रहस्य भी है। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी टारगेट आपकी जिंदगी में हो, और अगर आपको लगता है कि वो बहुत टफ काम है, बहुत असंभव सा लगने वाला काम है, अगर आपको ऐसा लगे, जैसे मेरे लिए यूपीएससी लगता था, मेरे जैसे गांव के आदमी के लिए, तो उसमें आप उसमें भगवान को शेयर दे दीजिए, उसमें भगवान को अपना पार्टनर बना लीजिए, बिजनेस पार्टनर, कि दिस इज नॉट माई सोल टारगेट, राम काज करी देखो आतुर, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। भगवान बहुत दयालु हैं, बहुत जल्दी पिघलते हैं, और फिर अगर वो आपके पार्टनर बन गए तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगर भगवान आपके 10% भी शेयर भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप समझिए कि आपका कोई काम नहीं बिगड़ने जा रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत प्रयोग है। अगली बार खूब पढ़ाई, खूब जम के पढ़ाई, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं। रहस्य राम काज करिए को आतुर। अगर भगवान ने मुझे गांव में पैदा किया, अगर भगवान ने मुझे अच्छी स्कूलिंग नहीं दी, तो मैं क्या करूं? उसमें मैं अपनी पृष्ठभूमि नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता। मैं केवल लड़ सकता हूं, और मैं कोई दुनिया को मैं कोई उड़ाने का कोई मैं एजेंडा लेकर के थोड़ी आया हूं। मैं तो छोटा सा आदमी हूं जो एक सिविल सर्विस, भगवान को कहते हैं कि राई से पहाड़ बनाता है, पहाड़ को राई बना देता है, तो इतना बड़ा चमत्कार मैं थोड़ी कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं मैं मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सा तुम कृपा कर दो कि हिंदी वाला हूं तो अंग्रेजी वाला बोर्ड मुझे दे दिया, ना मेरी बात वो समझे, ना उनकी बात मैं समझूं, उतने पर काम खराब हो गया। फिलहाल पहले इंटरव्यू में मुझे मुस्कुराने के बदले, केवल मैंने स्माइल किया, और मुझे मुस्कुराने के बदले 150 नंबर मिल गए। मैंने आपको पहली बार कहा था कि अगर इंटरव्यू में जा करके आप केवल मुस्कुरा करके आ जाते हैं तो आपके आधे नंबर मिलने हैं। 300 का इंटरव्यू होता था, 150 नंबर मिलने हैं। 150 नंबर ही मुझे मिला। हालांकि मैंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया था, मुझसे पूछा गया कि कितना नंबर आपको मिल सकता है, कितना कैसा गया। मैंने कहा ये बताइए, माइनस में नंबर तो नहीं मिलता। मतलब मुझे खुद में इतना गिल्टी फील हुआ था कि मैंने कहा था कि माइनस में भी नंबर जा सकता है। फिलहाल अगले बार मैंने पूरी चीजें चेंज कर दी, और मैंने पूरी तरह से अपने आप को मुक्त कर लिया। मैंने कहा कि भगवान देखेगा, भगवान ने मुझे यहाँ तक भेजा है, भगवान ने मुझे इतना झटका दिया है, तो भगवान ही उसका इलाज करेगा। एक शब्द में कहूं, अगले अटेम्प्ट में आई वाज मस्त कलंदर। शंभू भाई हमारे बिहार में पीसीएस में है, शंभू भाई मेरे साथ रहते थे। शंभू भाई ने मेरी मस्ती नोटिस की, शायद देख रहे होंगे, और शंभू भाई ने मुझसे एक बार कहा कि जानते हो इस बार तुम्हारा रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। मैंने कहा इतने कॉन्फिडेंस में कैसे बोले? कहा तुम्हारी मस्ती यार,
तुम तनाव में दिखते ही नहीं हो, तुमको देख के लगता ही नहीं तुम तैयारी भी करते हो। मैंने कहा उसका रहस्य कुछ और है, क्योंकि मैं अब रिजल्ट से ऊपर उठ गया हूँ। अब तो मैं काम कर रहा हूँ और भगवान को पार्टनर बना लिया। तो अब भगवान को पार्टनर बना लिया और मैं अपना काम करूंगा, तनाव नहीं ले सकता, क्योंकि आंखें बाहर निकाल निकाल करके मैंने देख लिया, अपने तरफ से सब करके देख लिया, उससे बात बनती नहीं है। शंभू भाई ने सबसे पहले व्यक्ति थे दूसरे अटेम्प्ट में जिन्होंने मुझे कहा कि इस बार तुम्हारा रिजल्ट रुकेगा नहीं, ये तुम्हारी मस्ती बता रही है। मतलब अगली बार चिंता न को, कोई तनाव नहीं, सारे काम करूंगा, टेंशन नहीं लूंगा। मुझे देखने वाले टेंशन में आ जाते थे कि ये आदमी, हम लोग इतने भाग दौड़ में हैं, इतने ज्यादा तनाव में हैं, मुझे देखने वाले इसलिए इस तनाव में आते थे कि इसको तनाव क्यों नहीं है, इसको प्रीलिम से डर क्यों नहीं लग रहा है। और भगवान को पार्टनर बनाने का मुझे फल मिला। प्रीलिम्स मैंने दिया और उसमें जो है गगनचुंबी शिखर लगा। हालांकि मैंने 10 दिन तैयारी की थी, लेकिन गगनचुंबी शिखर लगा। प्रीलिम्स देकर निकलते ही लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेंस जैसी कठिन परीक्षा, जो कि बहुत कठिन मानी जाती है, और आप नहीं कह सकते कि 9 पेपर होते हैं, रिटन एग्जामिनेशन होते हैं, जिसमें आप नहीं बता सकते कि आपका होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब मैं मेंस का लास्ट पेपर देकर, फिलोसफी का सेकंड पेपर देकर मैं बाहर निकला, तो मुझसे कहा गया कि कैसा रहा पेपर। तो मैंने कहा मुझे पेपर नहीं पता है, मेंस का रिजल्ट आएगा। मेंस का जब रिजल्ट आया तो मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझे बताया गया कि मेंस का रिजल्ट आ गया है। साथियों, क्या भरोसा करेंगे, मैं मेंस का रिजल्ट देखने नहीं गया। अगली बार मैं मेंस का रिजल्ट देखने नहीं गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा मेंस हो गया है। मैंने अपने शेड्यूल के हिसाब से पूरी पढ़ाई की। मैं शाम को 7 बजे तक पढ़ता था। दोपहर का आया हुआ रिजल्ट, मैं शाम को 7 बजे उठा और मैंने जाकर के बस एक औपचारिकता पूरी की कि मैंने रिजल्ट देखा, मेरा रिजल्ट था। अगली बार इस तनाव न लेने का जादुई असर हुआ। मैंने बहुत सारे परिवर्तन किए, अपनी रणनीति में मैंने परिवर्तन किया। इंटरव्यू के लिए मैंने कहीं जाना बंद कर दिया। मैंने 1-2 जगह मॉक इंटरव्यू लिया। मैं उन गुरुजनों के प्रति बहुत आभारी हूँ। 1-2 जगह मैं गया, जो लोग मुझे समझते थे, जो मेरी पर्सनालिटी जानते थे। अगली बार मुझे बताया गया कि आप मुस्कुराते रहिए, केवल आप मुस्कुराते रहेंगे, आपको 150 नंबर मिला। इस बार थोड़ी तैयारी कर लीजिए, थोड़ा सा कम पढ़िए, थोड़ा कम दबाव लीजिए, आपका बहुत बढ़िया होगा। साथियों, दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू की मैंने तैयारी की। रोज 200 पुशअप्स, रोज जो है 3 किलोमीटर दौड़ना, खूब जम के खाना, खूब जम करके आधा लीटर 1 लीटर दूध पीना दोनों टाइम। ये मेरी इंटरव्यू की तैयारी थी। और साथियों, 10 घंटा सोना, 8 घंटा रात को सोना, 2 घंटा दिन में सोना। बचे हुए समय में आराम से अपनी चीजों को पलटना। अपना बायोडाटा मैंने तैयार किया, अपने पृष्ठभूमि तैयार की, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार किए। और एक मैंने नया काम किया कि इंटरव्यू बोर्ड के जितने मेंबर होते हैं, इस बार जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो नोट कर लें। यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, जिनके मैं आपका इंटरव्यू पढ़ सकता है, आप उनका सारा बायोडाटा पढ़ लें एक बार। उनकी कम से कम तस्वीरें देख लें, कि आप जब किसी को देखे रहेंगे पहले से और आप जब अंदर जाएंगे तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मैंने इनको देखा था। आपको एक बड़ी आध्यात्मिक बात बताने जा रहा हूं कि जब मैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स के बारे में पढ़ रहा था, तो मैं जिस व्यक्ति से और जिस व्यक्ति की विचारधारा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, वो थे श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। सर, आप फेसबुक पे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, आपने मुझे बधाई भी दी थी। सर, आपको नमस्कार करते हुए मैं सबसे ज्यादा श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से प्रभावित हुआ। उनकी मैंने किताब पढ़ी, अकथ कहानी प्रेम की। अकथ कहानी प्रेम की मैंने उनका जो है समाज के बारे में और उन चीजों के बारे में टिप्पणी पढ़ी, और मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल से। हालांकि हमारी 100% सहमति नहीं है, आज की डेट में बहुत सारी चीजों में सहमति नहीं है, लेकिन उस समय मैं उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा लगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा सोचता है, कि मैं बिल्कुल इनके जैसा सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगा। ईश्वर से मैं प्रार्थना करने लगा कि काश भगवान मुझे इस व्यक्ति से मिलने का मौका मिल जाता। और मिलने का मौका कैसे मिलेगा, जब आपका इंटरव्यू उनके बोर्ड में पड़ेगा। और उस समय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का बोर्ड अभ्यर्थियों के बीच में, सर शायद आपको पता हो कि नहीं, श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, आपको शायद पता हो कि नहीं पता हो, आपका बोर्ड सबसे खतरनाक माना जाता था, सबसे ज्यादा डर होता था। और उसका रीजन ये था कि सब मिनिमम मार्क्स आपके बोर्ड में मिलता था और मैक्सिमम मार्क्स आपके बोर्ड में मिलता था। आपको कोई इंसान समझ में अगर आ गया तो उसको इतना जबरदस्त नंबर मिलने जा रहा है, और अगर कोई नहीं समझ में आया तो उसको बहुत ही बुरे नंबर भी मिलते थे। इसलिए लोग कहते थे कि पुरुषोत्तम अग्रवाल सर के बोर्ड में ना पढ़े।
और मैं लगातार प्रेयर करने लगा। सुबह अगरबत्ती घुमाते समय मैं प्रेयर करता था, हे भगवान मेरा पुरुषोत्तम अग्रवाल सर के बोर्ड में पड़ जाए। जाने क्यों पूरी दुनिया कहती थी कि तुम गलत चीज मांग रहे हो, गलत चीज सोच रहे हो, उनके बोर्ड में पड़ोगे तो बहुत रिस्की, या तो 0 या 200। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे रिस्क नहीं लग रहा है और मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मैं चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल सर का बोर्ड पड़े। कुछ नहीं होगा तो मैं उनकी जिन किताब को पढ़ा था उसी चीजों पर चर्चा कर लूंगा, मजा आ जाएगा। फिलहाल इंटरव्यू मेरा कॉल हुआ, मैं इंटरव्यू के लिए, और मैंने इंटरव्यू की तैयारी में 1-2 मॉक इंटरव्यू, सेल्फ हिस्ट्री थोड़ी बहुत, न्यूज़पेपर में रोज पढ़ता था, सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान की चीजों को मैं रोज ध्यान देता था। और उसके बाद जम के कसरत, 200 पुशअप्स। मेरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऐसे बन गए थे कि मेरे कपड़े मेरे में नहीं होने थे। वो 1 महीने के अंदर ही मेरे कपड़े मेरे में आने बंद हो गए। लोग कहते थे कि पाठक जी आप मतलब क्या इस बार आप समझ गए हैं क्या कि नहीं होगा, आप लोग जिम की तैयारी कर रहे हैं क्या? और खूब सोना। अभी आज मैं जैसा दिख रहा हूं आपको, मैं अपने उस सेकंड इंटरव्यू से दिखना शुरू हो गया। मेरा जब इंटरव्यू जब मैं देने गया और सारी चीजें मैं बता चुका हूं। साथियों, भगवान को अपना पार्टनर बनाने से, राम काज करिबे को आतुर जिंदगी में उतारने से सबसे बड़ा चमत्कार होता है। और जब मैं वेट कर रहा था, मुझे आकर के बताया गया कि आप लोगों का इंटरव्यू पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के बोर्ड में है। मुझे पहला हिंट मिला ईश्वर का, जो कि पाउलो कोएलो कहता है कि आप भगवान के हिंट समझिए जिंदगी में। आपके साथ छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं उसमें ईश्वर का हिंट समझिए। मैं इतना भावुक हो गया कि मैं तुरंत उठा और मैं जा करके मैं मुंह धो करके आया। मुझे लगा कि अब भगवान ने मेरी सुननी शुरू कर दी। इसका मतलब यह है कि भगवान को पार्टनर बनाना बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन मेरे साथ के जो 5 लोग बैठे थे, सबकी हालत खराब हो गई, सबके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उनके मन में सर का वही खौफ आने लगा। एक मेरे साथ एक जेएनयू के भाई साहब थे, काफी सीनियर थे, चश्मा वश्मा लगाए हुए थे। वो लगभग रोने लगे, वो लगभग रोने की स्थिति में आ गए। उन्होंने कहा कि बताओ, यही तो किस्मत होती है, यही तो किसी को तो किस्मत कहा जाता है, किस्मत का खराब होना। लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू में आया हूं और इस बार पुरुषोत्तम अग्रवाल सर का बोर्ड पड़ गया। मतलब उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया। सर का ये खौफ था, सर अगर सुन रहे हो तो मुस्कुरा रहे होंगे कि सर का ये खौफ था कि मेरे साथ का वो लड़का बोला कि मेरा उनके बोर्ड में पड़ गया, मेरा हो ही नहीं सकता। और जस्ट अपोजिट एक आदमी, एक जो मैं था वहां सामने, मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मुझे लगा कि ये तो मांगी मुराद मिल गई। मेरा दूसरे नंबर पर था और मेरे पहले उन्हीं भाई साहब का पड़ गया। एक लड़की अहमदाबाद की थी, वो तो लगभग रोने लगी, क्योंकि उसको भी यही बताया गया था कि पुरुषोत्तम अग्रवाल का बोर्ड मतलब गिलोटिन, खत्म। कितनी नकारात्मकता व्यक्ति के दिमाग में होती है। कभी भी, एक सबक यहां मैं बता दूं, कभी भी किसी भी इंसान को उसके किसी दूसरे के कहने और उसके समझने के चक्कर में आप प्रीजुडिस कभी मत होइए। पूर्वाग्रह से किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय कभी मत लीजिए। हो सकता है वो आदमी दुनिया के लिए खतरनाक लगता हो, आपके लिए वही बेस्ट साबित हो। फिलहाल सर को तो मैंने 50 बार देख रखा था इंटरनेट पे, गूगल पे उनकी फोटो डाउनलोड कर ली थी, उनके बारे में किताब पढ़ लिया था। जब मैं अंदर गया तो मैंने केवल चाय पिया, मैं घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था। जब मैं वेट कर रहा था तो मैं ईयरफोन पे गाने सुन रहा था। और उस इंटरव्यू के उस बार मैं रोड पर खड़े इंतजार कर रहे लोगों में सबसे तनाव मुक्त व्यक्ति था। ये मैंने चारों तरफ नजर डाली और मुझे लगा, मुझे देख के कोई नहीं समझ सकता था कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। मुझे लग रहा था मैं किसी को छोड़ने आया हूँ, मैं इतना खुश था। और जब मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल सर के जब रूम के बाहर मैं इंतजार कर रहा था, जैसा मैंने बताया कि एक अभ्यर्थी जब अंदर होता है तभी आपको बाहर बिठा दिया जाता है, लेकिन जब मेरा नंबर आ गया तो मेरे मन में फिर से वही डर, जो साक्षात्कार वाला, नहीं हुआ तो क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा उत्साह में आ रहा हूँ और कहीं बाई द वे वही चीज सही निकल गई उनके बारे में। अब मेरे मन में डर, अंतिम समय में फिर डर पैदा होने लगा। ऐसा आपके साथ होगा, आप कितने भी अपने आप को मजबूत बना लें, कितना भी स्ट्रांग बना लें, लेकिन लास्ट टाइम में आपको थोड़ा डर फिर हो जाएगा। मैं जब बाहर उनके चेंबर के बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था और मेरे पहले जेएनयू वाले भाई साहब का इंटरव्यू था। जेएनयू वाले भाई साहब जब बाहर निकले तो आप जस्ट मेरे जगह पर अपने आप को रखिए और कल्पना करिए कि एक लड़का जो खुद ही भयातुर है, खुद ही डरा हुआ है, उसके सामने जब पहला वाला लड़का बाहर निकला तो चश्मा निकाल करके आंसू पोंछते हुए निकला। वो बाहर निकला तो वो रोते हुए निकला।
अब तो मुझे काटो तो खून नहीं। जिस आदमी का इतना खौफ पहले से सुनता आया हूँ, उसी के बोर्ड में पड़ गया है और मेरे जस्ट पहले वाला रो करके बाहर निकला। मुझे लगा कि भगवान के अंदर क्या मारपीट हो रही है, क्या इसको मार दिया गया? मतलब डर अपनी चरम सीमा पे। और अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का समय था जिसमें कि मैं अपने आप को संभाल सकता था। साथियों, मैंने अपने आप को हर तरह से संभाला। गांव का आदमी था, लड़ भिड़ करके आया था। मैंने अपने आप को ये कहा कि यार बुरा से बुरा क्या होगा, सबसे बुरा क्या होगा? सबसे बुरा ये होगा कि मैं उनके इंटरव्यू बोर्ड में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा और मुझे कहा जाएगा कि तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम कैसे यहाँ तक आ गए, जो कि पहली बार मेरे साथ हो चुका था थोड़ा बहुत। तो मुझे लगा यही तो बोलेंगे। तो मैं कौन सा सीरिया का बादशाह हूँ, मैं कौन सा मिस्र का बादशाह हूँ कि मेरी इज्जत चली जाएगी? हम तो ऐसे ही हम लोग तो ऐसे ही हैंड टू माउथ वाली जिंदगी जीते आए थे, सर्वहारा के थे, तो हमारी कौन सी इज्जत चली जाएगी? तो मुझे लगा कि चलो, अगर मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, मुझे डांट के भगा दिया जाएगा। लेकिन फिर मन में आया कि अगर जैसे पहले वाला लड़का रोते हुए बाहर आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मारा जा रहा हो, कहीं गुस्से में आकर के इंटरव्यू बोर्ड पीट न दे। फिर मैंने अपनी लंबाई चौड़ाई को ध्यान दिया और पूरे साल भर पूरे महीने हमने कसरत किया था। बाइसेप्स ट्राइसेप्स फड़क रहे थे मेरे। फिर मैंने अपने आप को ऐसे समझाया, मैंने हनुमान जी की स्मृति को याद किया और मैंने कहा कि बुजुर्ग लोग अगर मेरे पर हमला कर दें और अगर मैं हमलावर हो गया तो फिर तो मेरा पलड़ा भारी पड़ेगा। मतलब ये था कि बेइज्जती करके भी आप कुछ नहीं कर सकते और अगर आप मारपीट करेंगे तो वहां पर मैं भारी हूं। अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत था, हर बेइज्जती झेलने को तैयार था। मतलब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। बेइज्जती करोगे तो भी तैयार हूं, अगर डांट के भगा दोगे कि गेट आउट, कहां से आ गया तुम फालतू आदमी, तो भी निकल जाऊंगा। पीटोगे तो महीने भर मैंने किया क्या था, महीने भर यही तो किया था। शरीर बनाई थी, बॉडी बनाई थी, लगता था रोड पे चलने पे लगता था किसी से झगड़ा हो जाए तो मजा आए। तो इस स्थिति में फिर मुझे बुला दिया गया, मैं अंदर गया। पुरुषोत्तम अग्रवाल सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था नेट की कनेक्टिविटी में। ऑनलाइन अभी चल रहा है ना? पुरुषोत्तम अग्रवाल सर, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस बीच में आ गया था। पुरुषोत्तम अग्रवाल सर के बोर्ड की जो खतरनाक चीज थी, सबसे पहले तो सर का अपीयरेंस। सर पुरुषोत्तम अग्रवाल सर की सबसे खास बात जो है मुझे जो लगती है, अगर आपने देखा हो, अगर सर गंभीर होकर बैठ गए तो आप जितने भी हिम्मती हों, चाहे जितने भी साहसी हों, आपकी हालत खराब हो जानी है, आप डर जाएंगे उनसे। और जब मुस्कुराते हैं तो उनसे ज्यादा बच्चा कोई नहीं है। पुरुषोत्तम अग्रवाल सर अगर मुस्कुरा दें तो उनसे बच्चा कोई नहीं है, और सीरियसली बैठ जाए तो मतलब आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, आप बिल्कुल भय से कांप जाएंगे। मैं गया तो सर बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसे ही बैठ कर देख रहे थे मुझे। मैं गया तो उन्होंने कहा आइए बैठिए, नाम का मतलब उन्होंने भी पूछा। साथियों, उस समय उनके पीछे गांधी जी की एक बड़ी सी फोटो लगी थी। गांधी जी को बहुत मानते थे और गांधी जी का पर्सनली मैं भी लगभग पुजारी हूं। तो उन्होंने पहला सवाल गांधी जी से ही पूछ लिया मेरे से, और उन्होंने पूछा कि अभी एक किताब, उसमें एक किताब आई थी, एक ब्रिटिश राइटर ने, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसने गांधी जी के ऊपर एक किताब लिखी थी और गांधी जी की पर्सनल लाइफ के बारे में उसने बहुत सारी उलूल जुलूल बातें लिखी थी, फालतू बातें लिखी थी गांधी जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। उस पर काफी विवाद भी हुआ था। तो उन्होंने पहला सवाल यही पूछ लिया कि गांधी जी की एक किताब आई है और उस किताब में तो जाने क्या क्या गांधी जी के बारे में लिख दिया गया है, तो उस किताब को बैन ना कर दिया जाए, आपको नहीं लगता है? मैंने कहा सर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं सर, बैन करने का क्या मतलब, बैन नहीं करना चाहिए। किताब को बैन करेंगे तो हम लोग तो सर डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, हमें हर चीज लिखने पढ़ने का राइट है, कुछ भी बोलने का राइट है, तो हमें किताब बैन नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? और ध्यान रखें, वो बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो बिल्कुल इसी मुद्रा में थे। तो उन्होंने फिर कहा क्यों, इसका मतलब आप गांधी जी को नहीं मानते हैं? मैंने कहा सर, मैं गांधी को मानता ही नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गांधी जी को जीऊं। मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने के बाद। तो उन्होंने कहा कि अगर आप गांधी जी को मानते हैं और उसके बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं और आप कह रहे हैं किताब को बैन न किया जाए। हमने कहा सर, मैं अगर गांधी जी को जो भी मानता होगा, गांधी जी ने अहिंसा, सत्य और सबको अपनी बात कहने का अधिकार उन्होंने दिया था। अगर हम गांधी जी को मानते हैं तो हम
अगर हम किसी को बैन करने जाएं, हिंसा कर दें, तो हम गांधी जी को नहीं मान रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर आप गांधी जी को नहीं मानते हैं। हमने कहा सर एक उपाय है कि अगर उन्होंने कोई गांधी जी के बारे में उल्टी सीधी चीज लिखी है तो एक दूसरी किताब लिख करके तर्क का जवाब तर्क से दे दिया जाए। गांधी जी के बारे में बहुत सारी साहित्य है, दूसरी किताब एक लिख दी जाए और गांधी उसका जवाब दे दिया जाए। तो फिर भी उन्होंने संतुष्ट नहीं हुआ, कहा नहीं नहीं फिर तो आप गांधी को नहीं मानते हैं, गांधी की बेइज्जती हो गई, गांधी का इतना अपमान हो रहा है और आप कह रहे हैं कि वो। मैंने कहा सर एक्चुअली आप अगर हम धरना प्रदर्शन करें, हम जो है इस किताब को बैन करें या उस राइटर को मारे पीटे, तो गांधी जी के ही सिद्धांतों से उलट जाएंगे और गांधी को मानने वाला आदमी तो एक कतई नहीं करेगा। मैंने घटना का जिक्र किया जिसमें कि एक अंग्रेज ने गांधी को अपमानित करने के लिए एक 2 पेपर पे गालियां लिखी गांधी जी के बारे में, उल्टी सीधी चीजें लिखी और उसमें एक पिन लगाकर गांधी जी को दे दिया। उसने उम्मीद किया था कि गांधी जी बहुत ज्यादा नाराज होंगे, गांधी जी बहुत भड़केंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे। गांधी जी ने उसमें से केवल पिन निकाल लिया और वो पूरा का पूरा पन्ना वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी पूरी इस चीज में से ये मुझे पिन काम का मिला, उसकी जरूरत पड़ती है मुझे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये है गांधी। मैंने सर से कहा कि ये गांधी हैं और ये गांधीयन तरीका है। पहली बार सर मुस्कुराए, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर फिर मुस्कुराए, कहे चलिए बहुत अच्छा है। और आप डायरी भी लिखते हैं? हमने कहा सर मैं डायरी लिखता हूँ। डायरी में क्या क्या लिखते हैं? हमने बताया। कह रहे आपको डर नहीं लगता कि आपकी डायरी कोई पा जाए? मैंने कहा कि सर मैं डायरी में थोड़ी ऐसी चीजें लिखता हूँ, कॉमन सी चीजें, जो ऐसी नहीं लिखता हूँ कि कोई पा जाए तो उससे कोई नुकसान हो जाए। डायरी मेरा एक सामाजिक दस्तावेज टाइप का, आप भी पढ़ सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कल 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 आपने क्या डायरी लिखी? हमने कहा नहीं सर, कल इंटरव्यू का थोड़ा तनाव था, कल मैंने डायरी नहीं लिखी। बोले डायरी लिखने में समय नहीं बर्बाद होता? क्या फायदा क्या होता है? हमने कहा सर हमारे यहाँ वेदों में कहा जाता है कि अपने को जानो, नो द सेल्फ कहा जाता है, स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का एक बहुत सारे तरीकों में से एक डायरी राइटिंग मुझे समझ में आया था कि अगर मैं डायरी लिखता हूं तो अपनी घटनाएं लिखता हूं, अपने बारे में लिखता हूं, तो धीरे धीरे जब बाद में अपने उसी डायरी को पलटता हूं तो मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने को समझ पा रहा हूं, अपने को जान पा रहा हूं। एनीवे, मुझे तुरंत लग गया कि सर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं। एक दूसरे मेंबर थे जिन्होंने एक अंग्रेजी में कोई क्वेश्चन पूछा, सर ने उस क्वेश्चन को तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे बताया। सर मैं इतना ओबलाइज्ड हूं आपके सपोर्ट से, आप इतना ओबलाइज्ड हूं। एक्चुअली मैं जो चाहता था, मैं जो आइडियल इंटरव्यू का वातावरण चाहता था कि अगर मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूं तो मुझे वो बातें हिंदी में बताई जाए, क्योंकि अंग्रेजी न जानना हिंदुस्तान में गुनाह नहीं है, सीखा जा सकता है, लेकिन उसके बेसिस पे कोई निर्णय नहीं हो जाना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन अंग्रेजी में पूछे जा रहे थे, पुरुषोत्तम अग्रवाल सर ने मुझे वो हिंदी में बताना शुरू किया। मुझे ये कहना पड़ा कि नहीं सर रहने दें, मैं उनकी बात समझ रहा हूँ। फिर अंग्रेजी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैंने अंग्रेजी में ही जवाब देना शुरू किया। सर ने कहा रुकिए, आप अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी में बात करिए। कुल मिला करके इंटरव्यू बहुत ही शानदार, बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा। लास्ट में जब इंटरव्यू खत्म होने को था तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मुझे लग रहा है कि समय ज्यादा हो गया है, इसलिए मुझे समेटना पड़ेगा चीजों को। बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए। लास्ट में निकलते हुए सर ने पूछा कि अच्छा एक रुकिए, मैं निकलने लगा था, उन्होंने कहा रुकिए, ये बताइए एक प्रशासक में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? मैंने बहुत सारी चीजें बताई सर, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए और उसको ईमानदार होना चाहिए, उसको व्यक्तित्व की मजबूती होनी चाहिए, उसको पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कुछ और बताइए। एक्चुअली मैं बहुत सारी चीजें बताता गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन सी चीज ये जानना चाहते हैं। फिर उन्होंने लास्ट में मुस्कुराते हुए कहा आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और एक बात और क्वालिटी ध्यान में रखिएगा कि हमेशा सच बोलने की शक्ति रखिएगा, चाहे वो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। आपने ध्यान दिया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मेरे से कहा आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं और हमेशा सच कहने की हिम्मत रखिएगा, ये ऑफिसर की बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने मुस्कुरा करके मुझे देखा, मैं बाहर निकला और मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था। मैं जब घर पे आया और मैंने अपनी डायरी अपने पास रखी हुई है, मैंने उसमें लिखा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ है, उम्मीद है रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा था कि अगला अटेम्प्ट अब मैं नहीं दूंगा, इस बार तो नहीं दूंगा। फिर मैं गांव चला गया, गांव में खूब मैं आराम से रहा, मस्ती से रहा, गांव में मैंने एंजॉय किया। एक सुबह को जब मैं अपने घर पे बरामदे में बैठा था, दिल्ली से फिर वही डॉक्टर संदीप तिवारी का फोन आया और फिर उन्होंने फोन पर वैसे ही चिल्ला करके कहा बाबा रिजल्ट। और एक्चुअली वो फाइनल रिजल्ट था, मैं सेलेक्ट हो गया था। उतनी लंबी लड़ाई, उतना लंबा स्ट्रगल, उतनी बेचैनी, वो सारी चीजें खत्म हो गई थी। एक बार की मुझे फिर वही स्थिति आ गई कि मुझे फिर कुछ सुनाई देना बंद हो गया।
मैं लग रहा था कि मैं हवा मोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे भाई साहब बगल में बैठे थे, उन्होंने मुझे हिलाया, मुझे कहा क्या हुआ, मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुरंत घर में दौड़ करके गया, अम्मा बैठ करके पांसुल पे सब्जी काट रही थी, पांसुल हमारे यहाँ जिससे सब्जी काटते हैं, गैलरी में बैठ करके अम्मा पांसुल पे सब्जी काट रही थी। मैंने जा करके झटके से पांसुल हटा करके और मैं उनके पैर पे बस लेट गया। मैंने उनके पैर पे अपना सर रखा और मैं लेट गया और मैं फूट फूट के रोने लगा। अम्मा भी रोने लगी और उन्होंने वो समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। बस मैं रोने लगा, मतलब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। ये आप लोगों के भी साथ होगा, इसके लिए तैयार रहिएगा। एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसा स्ट्रगल है कि चाहे आप जितना भी कॉन्फिडेंट हो, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो आप रोएंगे। बस अम्मा से लिपट गया मैंने कहा, फिर मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं IAS बन गया। पिताजी गांव के बाहर चौराहे पर बैठे थे, फिर मैं तुरंत बाइक पे बैठा, भाग करके मैं वहां गया। मैंने जा करके पिताजी का भी पैर पकड़ लिया। पिताजी भी इमोशनल हो गए, पिताजी थोड़े मजबूत आदमी है, वो रो नहीं सकते हैं। पिताजी इमोशनल, खैर ये सारी पर्सनल कहानियां हैं। ये मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं वो सबके जीवन में वो क्षण आएगा। पूरा ग्रेजुएशन, पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन एक झोपड़ी में, छप्पर में, लालटेन की रोशनी में पढ़ने वाला आदमी, एक बार पढ़ाई करते हुए छप्पर से, बरसात के मौसम में छप्पर से पानी टपका और मेरे गर्म लालटेन के शीशे पर पड़ा और लालटेन का शीशा बर्स्ट कर गया, चकनाचूर हो गया। मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी, मुझे सारी बातें रिपीट होने लगी कि वो सारी चीजें, बरसात में कैसे पिताजी अपना बिछौना समेट करके अपने खटिया पर बैठे रहते थे पूरी रात, मुझे वो चीज याद आने लगी। और अब मुझे लगा, सबसे पहला जो फायदा लगा मुझे, ये लगा कि अब ये नहीं होगा, अब ये चीज फिर नहीं होगी, अब इन चीजों से मुझे आगे बढ़ना है। मेरा रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया था। उसके बाद दुनिया भर की मीडिया, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर के बधाई, फोन आपका अगले 1 हफ्ते तक आपका फोन बंद नहीं होगा। आपका फोन पे आप पूरी रात बात करें तो भी लोगों के फोन आते रहेंगे। आपके सारे रिश्तेदार, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिश्तेदार नए पैदा हो जाएंगे जिनको आप कभी नहीं जानते थे। वो फोन करके बोलेंगे मैं फला जगह का तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ। आपने पूरी जिंदगी में आपने उस चाचा का नाम नहीं सुना होगा। आप ऐसे नए रिश्तेदारों का भी वेलकम करने को तैयार रहिएगा। अगले दिन तक पूरी मीडिया में आप छाए हैं। आप अपने लोकल के अखबार पे, लोकल गांव के अखबार में, जो आपके चौराहे पर चाय की दुकानों में जो अखबार पढ़ा जाता है, उसके फ्रंट पेज पे आपकी फोटो होती है, देसई देवरिया का काष्टानंद IAS में हुआ चयनित। ये पूरी की पूरी चीजें अंदर एक सनसनी फैलाने वाले होते हैं। अद्भुत होता है, सब कुछ अद्भुत होता है। मुझे नहीं पता कि अगर एक IAS के बेटे का होता होगा तो कैसा लगता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक अध्यापक के बच्चे का, जो पूरी जिंदगी, जिसने आर्थिक समस्या देखी है, जिसने आर्थिक तंगी देखी है, जिसने आज तक कभी अच्छे स्कूलों का मुंह नहीं देखा है, उसके लिए क्या है मैं उसको बोल नहीं सकता। बस हो सकता है कि मेरी आंखों में से फिर 2 बूंद आंसू गिर जाएं, और या इस स्थिति में जो है वो अपने आप को रख करके देख सकता है। एनीवे, मैं सफल हो गया था, मैं भारत की सर्वोच्च सेवा में आ चुका था। तो एक अद्भुत अनुभव है। मैं ट्रेनिंग में गया, पूरी दुनिया बदल जाती है। उस पर मैं कभी अलग से बात करूंगा कि क्या क्या बदल जाता है, क्या क्या चीजें आपको संभालनी पड़ती हैं, कैसे आप हो जाते हैं। आपको हर व्यक्ति सुनना चाहता है, आपको हर व्यक्ति बोलना चाहता है। मेरे गांव में, मेरे सम्मान में एक सम्मान समारोह हुआ, हजारों लोग इकट्ठा हुए, जिले के अधिकारी इकट्ठा हुए, सारे लोग मेरे घर आए। मतलब वो सब कुछ, जो भी तकलीफें थी, जो भी समस्याएं थी, सब पीछे छूट चुकी थी। मैं ट्रेनिंग में चला गया। ये सारी बातें रेलेवेंट हैं, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ। साथियों, मैंने अपना इंटरव्यू लास्ट में फिर से दिया। मैंने अंतिम प्रयास भी मैंने दिया था, मैं दोबारा सेलेक्ट हुआ था। लास्ट वाले इंटरव्यू में मैं बिल्कुल तनाव मुक्त था, मैं ऑफिसर था, मैं पूरी ट्रेनिंग को एंजॉय करता था। मैं RBI के गवर्नर को अपने ट्रेनिंग सेंटर में सुनता था। तो मुझे पूरे अटेम्प्ट को देते हुए मैं केवल अटेम्प्ट आकर के फॉर्मेलिटी पूरी करता था। मुझे पता था प्रीलिम्स दूंगा तो भी निकलूंगा, मेंस दूंगा तो भी निकलूंगा। और उस बार जब इंटरव्यू कॉल हुआ तो मैंने कोई मॉक नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। बस 1 हफ्ते पहले, 3-4 दिन पहले मैं छुट्टी पर आया। यहाँ ये जरूर करता था जो पहले वाले अटेम्प्ट मैंने किया था, बॉडी बिल्डिंग,
और निश्चिंत रहना, खाना पीना सोना, मस्त रहना, न्यूज़पेपर पढ़ना। साथियों, उस कॉन्फिडेंस और उस हल्केपन का लास्ट में रिजल्ट ये रहा अंतिम इंटरव्यू में कि प्रोफेसर, और उस समय तक तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि किसका इंटरव्यू बोर्ड होगा, कौन आएगा, किसके पढ़ेगा, किसमें मैं डरूंगा, किसमें नहीं डरूंगा। मुझे लग रहा था कि कोई भी इंटरव्यू लेने वाला हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं आराम से बात करूंगा। लास्ट वाले इंटरव्यू में प्रोफेसर डेविड सिमली साहब का बोर्ड था, मणिपुर या मेघालय के हैं, और उनके में बोर्ड पड़ा, वो भी अंग्रेजी मीडियम ही बोर्ड माना जाता है। और अंदर जाते ही मैं पूरे कॉन्फिडेंस में गया, मैं पूरे कॉन्फिडेंस में बैठा। मुझे लगा एक ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने आया, इससे ज्यादा मैंने इंटरव्यू को लिया ही नहीं। और उन्होंने मेरे से शुरुआती क्वेश्चन पूछा कि अच्छा, ये करप्शन को मिटाने के लिए लोकपाल आया है, आपको क्या लगता है लोकपाल कैसा है, लोकपाल से क्या करप्शन खत्म हो जाएगा? मैंने कहा कभी नहीं खत्म होगा केवल लोकपाल से। उन्होंने पूछा फिर आपको क्या लगता है? मैंने कहा सर, जब तक आप हमारे बेसिक संस्कार और बेसिक कल्चर को नहीं बदलेंगे, जब तक आप हमारी समझ को, हमारे दिमाग जो स्ट्रक्चर फीड है उसको नहीं बदलेंगे, तब तक आप ऊपर के नियम कानूनों को लाकर करप्शन नहीं खत्म कर सकते। करप्शन को हमारे अंदर से खत्म करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तो आइडियल सी बात कर दी, करेंगे कैसे? हमने कहा सर कई स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा। आप बच्चों को एजुकेशन से ही शुरू से बताइए। हम क्यों किसी चीज को बचपन से ही पाप समझते हैं, क्यों पुण्य समझते हैं? हम इसलिए समझते हैं क्योंकि हमारे संस्कार वैसे दिए जाते हैं कि बेटा ये करना पाप है, वो अगर हमने गलती से कर भी लिया तो हमें गिल्टी फील होता है। लेकिन हमारे देश में करप्शन एक कल्चर है, करप्शन करने को बुरा नहीं माना जाता है। तो इसलिए मुझे उस जगह पर आपको वो बेसिक नींव से शुरू करना पड़ेगा, नींव को सही करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बात बनेगी। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, और डेविड सिमली साहब आराम से पीछे बैठ गए और फिर मुझे मुस्कुरा कर देखने लगे, कहे कि ठीक है, बहुत अच्छा है। उसके बाद उन्होंने कुछ एक आध चीजें और भी पूछी, कुछ इतिहास से रिलेटेड बातें पूछी और धर्म के बारे में पूछी। उन्होंने पूछा कि बौद्ध धर्म क्यों खत्म हो गया? मैंने कहा सर बौद्ध धर्म नहीं, कोई भी धर्म जब तक गतिशील रहेगा, जब तक उसमें नई चीजें आएंगी, समय के साथ अपना वो रूप समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलेगा, तब तक वो जीवंत रहेगा। अगर उसमें परिवर्तन समय या समयानुकूल उसमें परिवर्तन नहीं किए जाएंगे और वो रिजिड बना रहेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। मतलब 2-3 क्वेश्चन के बाद से ही वॉज सो हैप्पी, इतने खुश कि बाद में मेंबर से उन्होंने कहा पूछ लीजिए, आप लोगों को जो पूछना है पूछ लीजिए, ही इज टू गुड। उसके बाद उन्होंने एक एक क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने कहा रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मत पूछिए। फिर उन्होंने मेरे से पूछा और बताइए ट्रेनिंग में कहाँ गए, क्या क्या किया, क्या खाया आपने, भारत के किस किस कोने में गए। मुझे लगा ये कौन सा इंटरव्यू हो रहा है, मेरा इंटरव्यू तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन में सिमट गया। उसके बाद साथियों मेरे से कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा और आराम से मेरे से बातचीत करते रहे। ट्रेनिंग कैसा है और ट्रेनिंग का कैसा चल रहा है, आजकल कैसा चल रहा है, ट्रेनिंग का क्या पैटर्न होना चाहिए, और आप लोगों की ट्रेनिंग में खाना कैसा है, मेस का खाना कैसा है। मतलब ये होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके अंदर कोई डर नहीं है, अगर आप पोलाइट हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप अपने देश विदेश की जानकारियों से लैस हैं और उसके प्रति आपके मन में एक स्पष्ट धारणा है, अगर आप किसी भी चीज को लेकर के प्रीजुडिस नहीं हैं और आप खुले दिल से जा रहे हैं बिना किसी डर के, तो जो मेरा लास्ट इंटरव्यू में जो जैसा मेरा अनुभव था वो आपको पहले ही इंटरव्यू में मिल सकता है। क्यों आप गंवाना चाहेंगे मेरा अनुभव सुन करके? क्यों उस पूरे प्रैक्टिकल को आप फिर से करना चाहते हैं? क्यों उस दौर से गुजरेंगे? आप पहले ही इंटरव्यू से वो चीज करिए जो कि मैंने लास्ट इंटरव्यू में जाकर के किया और मुझे उसका रिजल्ट मिला। जब मैं अपना इंटरव्यू देकर के बाहर निकला तो निकलने जा रहा था तो वो मुस्कुरा करके खड़े हुए और मुस्कुरा करके उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि इट वॉज अ गुड मीटिंग यंग मैन। मैंने कहा सर सेम हियर, मैं और भी आपसे मिलना चाहूंगा सर। बोले ठीक है, मुलाकात होगी। और उसके बाद मैं बाहर निकल गया। बोर्ड मुस्कुराता रहा मुझे देख करके, मैं सबकी मैंने देखा, सब लोग मुस्कुरा रहे थे। मैं बाहर निकला, मैं भी मुस्कुरा रहा था। बाहर मेरे भैया खड़े थे, भैया ने पूछा कैसा हुआ? हमने कहा कि कम से कम 200। उन्होंने कहा 200 बहुत ज्यादा नंबर होता है। मैंने कहा कम से कम 200 मुझे मिलेगा। साथियों, अगली बार के रिजल्ट में मैं दोबारा यूपीएससी में चयनित हुआ और मुझे इंटरव्यू में 210 नंबर मिले। 210 नंबर मतलब यूपीएससी के इंटरव्यू में एक आउटस्टैंडिंग नंबर होता है।
मतलब बोर्ड पूरी तरह से खुश हो जाए तो आपको दे देता है। 200 प्लस नंबर अगर आपको मिलते हैं तो आप समझिए बोर्ड आपसे बहुत खुश है। और रिजल्ट मेरा फाइनल रिजल्ट में भी मुझे चौंका नहीं पाया। फाइनल रिजल्ट सिर्फ इसलिए चौंका पाया क्योंकि मैं जो उम्मीद कर रहा था उसको वैसी रैंक नहीं आई, सिर्फ इस मामले में। बाकी मैं फिर सेलेक्ट हुआ था। और मुझे इस पूरे यूपीएससी की इस तैयारी के दौरान एक एक फेज को मैंने एक जीवन में एक अनुभव की तरह लिया है, क्योंकि मेरे लिए ये तैयारी करना ही एक बहुत बड़ी बात थी, एक बड़ा सपना देखना ही बड़ी बात थी। और मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने गांव के लिए और अपने बैकग्राउंड के लोगों के लिए, जैसा कि बहुत सारे लोग एक हिम्मत करते हैं, तो मैंने भी एक हिम्मत की है। और ये मेरी हिम्मत सफल हो या असफल हो, ये आगे आने वाले लोगों के लिए एक बेंचमार्क बनेगा, आगे आने वाले लोगों के लिए एक फायदेमंद बनेगा। आप देखिए कि मेरे इंटरव्यू में मेरे से जो जो चीजें पूछी गई हैं, वो मैंने सारी चीजें, एक एक सवाल उसके एक एक जवाब मैंने नोट किया कि मैं अंदर गया, बोर्ड मेंबर ने मुझे टोका, बोर्ड मेंबर ने मुझे क्या कहा क्या नहीं कहा। ये सिर्फ इसलिए मैंने किया था ताकि ये एक्सपेरिमेंट मैं खुद पे करूंगा, और एक्सपेरिमेंट सफल होने के बाद मैं अपने जैसे या अपनी जैसी समस्याओं में, अपने जैसे संघर्ष में पड़ने वाले हजारों लाखों लोगों को खुल करके बताऊंगा। खुल करके को अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी सफलता के बारे में बाद में दूसरे तरीके से चीजों को बताने लगते हैं। मैं आपको वहां से बताना शुरू करना चाहता हूं हमेशा जहां पर आप खड़े हैं, और मैं आपको वहां देखना चाहता हूं जहां मैं खड़ा हूं। मैं यहां से भी आपको आगे देखना चाहता हूं। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस को इतना खुल करके शेयर करता हूं, और सारी चीजों को खुल करके मैं बोलता हूं, ताकि किसी भी स्थिति में आप रहे हो, आप ये मत सोचें कि ये चीज आपसे नहीं होगी। दुनिया में आप भगवान के एक सबसे बड़ी मैं चमत्कारिक लाइन बोलना चाहता हूं कि भगवान ने अगर कोई लक्ष्य आपके दिमाग में दे दिया, अगर आप किसी चीज को सोच पा रहे हैं, तो ये, अगर उसको आध्यात्मिक व्याख्या में कर रहा हूं कि अगर आप कोई चीज सोच पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये ईश्वर ने आपके मन में प्रेरणा दी है आपको सोचने की। मेरे से पूछा गया कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि जानते हो मेरे गांव से कोई आईएएस पहले क्यों नहीं हुआ? उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम कुछ अनुमान लगाओ क्यों नहीं हुआ मेरे गांव से कोई आईएएस? उसने कहा पता नहीं कोई। मैंने कहा सबसे बड़ा रीजन है कि किसी ने आईएएस बनने के बारे में इसके पहले सोचा ही नहीं था, या सोचा तो ठीक से नहीं सोचा, उसके पीछे डिटर्मिनेशन नहीं था। मैंने सोचा है इसलिए मैं बना, मैंने सोचा उसके लिए लगा और ठीक से सोचा इसलिए मैं बना। तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखिए कि अगर आपके अंदर कोई प्रेरणा ईश्वर दे रहा है कि आपको ये चीज बननी है, तो हमेशा निश्चिंत रहिए, आप बस लगे रहिए। और ईश्वर अगर आपके मन में विचार पैदा कर सकता है, तो ईश्वर को अपना पार्टनर बनाइए, राम काज करुवे को आतुर को अपना मंत्र बनाइए, और भगवान ही वो सपना पूरा करने में आपकी मदद करेगा। यहां मैं आपके सामने लाइव बोल रहा हूं। मेरे बैकग्राउंड के बारे में आप जब पता करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और आश्चर्य करेंगी और आपको आश्चर्य में डालेंगी। तो इस फॉर्मूले को रखिए। मैं आज की बात को मैं समराइज करूंगा क्योंकि लगभग 1.5 घंटे होने जा रहे हैं। आज के अनुभव में आपको मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने पहले अपने वीडियो में जो चीजें मैंने बेसिक फिलॉसफी बताई, मैं अगले वीडियो में उसी का विस्तार बता रहा हूं कि इंटरव्यू में, साक्षात्कार में कुछ मूल मंत्र हैं। निश्चिंत रहिए, अपने में भरोसा रखिए, अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने बारे में जानिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, खूब अच्छे से नींद पूरी करिए, प्रसन्न रहिए, और वो बाकी चीजें अपने अंदर से पूर्वाग्रह कोई उसको हटाइए, करंट अफेयर्स को जानिए, अपने बायोडाटा के बारे में, अपना देश, गांव, आपकी रुचियां, आपका समाज, उसके बारे में अच्छी समझ बना लीजिए। लेकिन कभी भी अपने आप को ओवरलोड करके मेरे जैसे पहले अटेम्प्ट की तरह उसको खराब मत करिए। मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूं, मेरी सलाह भी है और ये मेरी चेतावनी है कि कभी भी इसको, अपने आप को किसी तनाव से ओवरलोड मत करिए, और निश्चिंत होकर के दीजिए, प्रसन्न मन से दीजिए, विनम्र बने रहिए, पोलाइट रहिए, हम्बल रहिए, खुद में भरोसा रखिए और खुश रहिए। और आज की लाइन, अपने हर काम में ईश्वर को भागीदार बनाइए। आप जितनी मुसीबत में भी हों, जितना भी बड़ा इम्पॉसिबल जैसा लगने वाला, असंभव लगने वाला लक्ष्य आपने चुना हो, लेकिन आप उसमें ईश्वर को पार्टनर बनाइए। राम काज करिवे को आतुर को अपने सामने लगा लीजिए कि ये मेरा काम तो है, लेकिन मेरे से ज्यादा राम का काम है। और राम का काम अगर आपने बना लिया तो उसके पूरा होने में जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। ईश्वर की इच्छा से कुछ भी संसार में दुर्लभ नहीं है।
और इंटरव्यू के लिए अगर मैं इंटरव्यू देने वालों को सलाह दूं तो मोटिवेशन के अलावा अपने आप को हल्का रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए। आपकी बेसिक चीजों को कभी भी बदलने की कोशिश मत करिए। अपनी आपकी जो मूल चीजें हैं, अगर कोई इंटरव्यू में आपका मॉक इंटरव्यू में कोई कहता है कि यार तुम ऐसे मत दिखो, तुम वैसे दिखो, तो अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई कहे तुम्हारी चाल ही खराब है, आप वही परिवर्तन करिए। अपने आप को केवल आप पॉलिशिंग कर सकते हैं, अपना बेसिक स्वभाव नहीं चेंज कर सकते हैं। इंटरव्यू का एक मंत्र है, अपने आप में भरोसा रखिए, अपने में कॉन्फिडेंस रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और इस बार की और ईश्वर के प्रति हमेशा नतमस्तक रहिए। भगवान को नहीं मानते तो जिसको मानते हैं उसके प्रति नतमस्तक रहिए, ताकि वो आपकी योजनाओं को अमल में लाने में सक्रिय रूप से भागीदार बने। साथियों, अपने इंटरव्यू में मैंने अपनी गलतियां बताई, अपनी उपलब्धियां बताई। इसमें से आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, उस चीज को आप समझ सकते हैं। ये सिविल सेवा इंटरव्यू का ये दूसरा पार्ट था। तो ये दूसरा पार्ट था, और अगला मैं इसमें एक पार्ट और मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा साक्षात्कार के पहले तक, जो कि काफी हद तक एकेडमिक होगा, जिसमें कि अभी तक मैंने आपको फिलॉसफी बता दी, मैंने अपना अनुभव बता दिया। इसमें से आपको काफी चीजें मिल गई होंगी। अब बेसिक सवाल ये है कि इंटरव्यू के लिए उतने समय में जो कम पढ़ना है, ज्यादा मत पढ़िएगा। उसमें क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या क्या तैयारी करना चाहिए। ये इंटरव्यू देने वालों के लिए तो उपयोगी होगा ही, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या प्रारंभिक फेज में हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होगा। तो अगले वीडियो में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, मैं वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने जो तैयारी कर रखी हो, आप उसमें उन चीजों को ऐड कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से मैंने अपने पहले वाले में जो अपना मैंने वैधानिक चेतावनी दी थी उसी को मैं फिर दोहराऊंगा कि अगले वाले वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिसको आपको पेन पेपर लेकर के नोट करना होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजें पढ़ के जानी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, जिसमें कि आपका इंटरव्यू में कोई चीज छूट ना जाए। तो अगले वीडियो के साथ संभवतः अगले रविवार को मैं फिर आपसे मिलूंगा। उम्मीद है कि आपको इससे मदद मिल रही होगी, और मेरा जो पर्पज है वो पर्पज कुछ ना कुछ काफी हद तक वो पर्पज में सक्सेसफुल हो रहा होऊंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, और ईश्वर के प्रति लाइन वही है, राम काज करिए बेस्वार्थ। ईश्वर को साक्षी मान करके कोई काम करते रहिए। जितना बड़ा टारगेट है उतनी बड़ी अपने अंदर ताकत रखिए, उतनी ज्यादा पॉजिटिवनेस रखिए, वो चीजें होंगी जरूर। तो मैं बहुत जल्दी अगले अपने थर्ड पार्ट के साथ, जिसमें कि प्योरली आपको एकेडमिक चीजें बताई जाएंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, उसके साथ मैं मिलता हूं। आपको अपने इतना समय दिया है, लगभग 1.5 घंटे, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। थैंक यू सो मच।